Good afternoon. Welcome all for the second workshop in the series Catch the Bus, a step ahead of conscious parenting for academic orientation of children in 5 to 9 years. मैं ये वर्कशॉप हिंदी में कंडक्ट करूंगी क्योंकि कुछ पार्टिसिपेंट्स है जो शायद इंग्लिश ना समझ पाए और कुछ पार्टिसिपेंट्स है जो शायद मराठी ना समझ पाए, तो मेरे ख्याल से हिंदी सबको समझ में आएगी, तो इट विल बी हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन. This is the second workshop in the series. My first workshop in the series addresses the parents who have children in the age group 0 to 5. I will send the link of that workshop also in our group. इस वर्कशॉप के बाद मैं उस वर्कशॉप की लिंक भी आपको भेजूंगी. अगर हो सके तो उसे भी सुन लेना, क्योंकि एक कंटिन्यूअस थॉट है. बच्चों को हम कैसे देखें, बच्चों की कौन सी विशेषताएं हम देखें और उनको कैसे यूज करें, हम उनको कैसे हम आगे लेके जाए, ये सोचना है हमें इस वर्कशॉप में. सो लेट अस बिगिन. इन द लास्ट वर्कशॉप, पिछले वर्कशॉप में हमने देखा कि 0 to 5 years में, पहले 5 साल में कौन सी वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें सोचनी है, बच्चों के साथ करनी है. पहले 5 साल हमें वेस्ट नहीं करने उन चीजों के अलावा. तो इमोशनल सिक्योरिटी, बच्चे को ये लगे कि हम हैं उनके साथ, उनको हमारा आधार है. दे हैव अवर सपोर्ट, दे हैव अवर एक्नॉलेजमेंट. क्वालिटी टाइम उनके साथ कैसे हम स्पेंड करें, कौन सी छोटी छोटी चीजें उनके नेचर में या उनके नेचुरल रिस्पॉन्सेस में, कौन सी छोटी छोटी चीजें हमें देखनी है, कौन सी छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देना है उन पर. ये हुआ उनके इमोशनल, भावनिक कैसे उनको देखा जाए. और दूसरी तरफ उनकी मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं. पहले 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों की मेमोरी के हिसाब से. जितना हम उनसे बाय हार्ट करवा सकते हैं, जितना उनसे मेमोराइज करवा सकते हैं, उतना उनकी आने वाली लाइफ में उनको फायदा होता है. तो कुछ मेमोराइजेशन क्या कर सकते हैं, फिर मैथ की कौन सी बेसिक स्किल्स हम कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी मोटर स्किल्स पहले 5 साल में उनके मसल डेवलपमेंट जो है, फाइन मसल और ग्रॉस मसल, उसके डेवलपमेंट के लिए हम कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं कि बच्चे वो एंजॉय करें और उनकी मोटर स्किल्स डेवलप हो जाए. और लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस कम से कम जो आपकी मातृभाषा है और इंग्लिश जो कि जरूरी है, तो दोनों लैंग्वेजेस को हम पैरेलली कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, पैरेलली कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट वर्कशॉप में 0 to 5 वाले वर्कशॉप में देखा. अब ये सोचना है कि ये वर्कशॉप जो है वो उन पेरेंट्स के लिए कि जिनके बच्चे अब 5 साल से ऊपर है. तो कौन सी वो चीजें हैं जो लौट के अब नहीं आने वाली. पहले 5 साल में कौन सी वो चीजें हैं जो हो चुकी है, जो अब नहीं होंगी. बच्चे के पहले 5 साल के जो माइलस्टोन्स है, कि कब उसने मुड़ना शुरू किया, कब उसने चलना शुरू किया, कब उसने हमें पहचानना शुरू किया, उसकी नर्सरी में उसने क्या क्या किया, क्या मेमोराइज किया पहले 5 सालों में, क्या खेल खेले. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 साल थे बच्चे के, जो कि हमने अब खो दिए हैं. काइंड ऑफ वी हैव लॉस्ट दीज 5 years. ये अब मुड़ के नहीं आने वाले. और क्या नहीं आने वाला है कि कितने ऐसे छोटी 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 घड़ियां होती है जो हमारे पूरी लाइफ की मेमोरी होती है, कि वो जब 1 साल का था तब उसने ऐसे किया था, जब वो 3 साल का था तब उसने ऐसे किया था. और ना ही सिर्फ हमारे दिमाग में वो मेमोरीज है, उनके भी कॉन्शियस पे वो मेमोरीज बहुत एनग्रेव हो गई. So many responses of the child in the grown-up age is a reflection of what has been carved on their conscious in the first 5 years.
पहले 5 साल में जो उनके जहन पर, जो उनके दिमाग में घुस जाता है, वो जिंदगी भर पता नहीं कब वो ऊपर आएगा और उसके हिसाब से उनका बर्ताव होगा। तो दोनों तरफ से कुछ अच्छे मोमेंट्स है और जो कुछ यादगार मोमेंट्स पहले 5 साल में हो चुके हैं, वो अब वापस नहीं आने वाले हैं। फिर आपने उनपे कौन सा इंप्रेशन दिया है। पहली वर्कशॉप में हमने पेरेंटिंग टाइप देखा कि अथॉरिटेटिव पेरेंट, जो के बच्चे के बारे में बहुत उसके उसके दिल में कंट्रोल भी है और उसके दिल में एक तरह का प्यार भी है, कंसिडरेशन भी है और कंट्रोल भी, और जो सोचता है और जो हल निकालता है। फिर दूसरा है जो बॉसिंग टाइप का है। तीसरा है जो हर बात पे हाँ बोलता है। और चौथा जो पेरेंट है, उसे फिक्र ही नहीं है बच्चे की, उसे परवाह ही नहीं है। 4 टाइप के पेरेंटिंग हमने देखे फर्स्ट वर्कशॉप में। वो जो पहला इंप्रेशन आपने बच्चे पे छोड़ा है, उसके जो एक बहुत ही नाजुक कॉन्स्टिट्यूशन है, नाजुक उसकी भावनाएं हैं, वो नाजुक भावनाओं पे आपने एज अ पेरेंट जो पहला इंप्रेशन छोड़ा है, वो दोबारा नहीं आने वाला। दैट इज नॉट गोइंग टू कम। और जो कई छोटी 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 लर्निंग अपॉर्चुनिटीज पहले 5 साल में बच्चे को मिलती है, पहली 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 बार वो बटरफ्लाई को देखता है, पहली बार वो रंग से खेलता है, पहली बार वो खिलौना देखता है, पहली बार वो कटहल से झांकता है, पहली बार उसने फोन पकड़ा है, पहली बार उसने गटर में झांक के देखा है। ये फर्स्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है उसकी। और वो फर्स्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज उसे कुछ सिखा के गई, सही या गलत, अच्छा या बुरा, वो फिर से नहीं आने वाला। दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू कम बैक, बट कैन वी मेक अप फॉर देम। अब पहले 5 साल तो निकल गए बच्चे के, तो अब क्या कर सकते हैं? क्या सब कुछ खो गया है? कैन वी मेक अप देम? जो संस्कार, सोचिए कि आपने उनपे खाने पीने के अच्छे संस्कार किए हैं पहले 5 सालों में। खाने पीने का तरीका, खाने का सम्मान क्या आपने उनमें डाल दिया है? फिर क्या आपने उनको बहुत ज्यादा खेलने का मौका दिया है कि दिल खोल के खेलो, मत सोचो क्या गंदा क्या सही, एंजॉय, ब्रेक फ्री एंड प्ले। फिर क्या आपने उनके साथ एक गहरी दोस्ती का नाता बनाया है कि उनको लगे कि माय पेरेंट इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर मी? फिर क्या आपने उनके साथ बहुत सारे स्वीट मेमोरीज गैदर किए हैं, उनको घूमने लेके गए, उनके साथ हंसे खेले? क्या ये सब आपने किया है उनके साथ पहले 5 सालों में? ये सब बातें आपको सोचनी है। फिर लर्निंग लेसन्स क्या दिए हैं उनको, जितना हो सके पढ़ाई के लेसन्स दिए हैं क्या? क्या उन्हें आपने उनपे काम के संस्कार, दैट यू आर वर्किंग पर्सन और काम कैसे होना चाहिए, ये सब अगर आपने किया है, तो आपने 5 साल वेस्ट नहीं किए। फील ब्लेस्ड फॉर व्हाट यू हैव अर्न। जो आपने किया है उसके लिए बी थैंकफुल, बी ब्लेस्ड कि अच्छा किया है मैंने। पहले 5 साल एकदम तो मुफ्त नहीं गए। और जो आप नहीं कर पाए, शायद कभी बच्चे के सामने आपने झगड़ा किया हो, शायद आपने कभी बच्चे को इग्नोर किया हो कि उसे ध्यान की जरूरत थी और आपने नहीं दिया हो। फिर छोटी छोटी बातें जो आप उसको पढ़ा सकते थे, जैसे मैंने कहा कि मेमोराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फर्स्ट 5 ईयर। बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प होती है, फ्रेश होती है। अगर आपका रह गया हो, छूट गया हो, आपने इग्नोर किया हो बच्चे को, जो आपने मिस किया है, फील सॉरी फॉर दैट विद अ सिंसियर हार्ट कि अरे अरे ये नहीं हुआ मुझसे, ये होना चाहिए था एज अ पेरेंट, ये मुझे करना चाहिए था, ये मेरा मिस हो गया। तो क्या करना है? सॉरी फील करना है। और ना ही सिर्फ फील करना है, वो बच्चे के सामने एक्सप्रेस करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्रेस योर रिग्रेट कि बेटा मैं ये नहीं कर पाई फॉर वॉट एवर रीजन, जो आपकी सही अंदर की वजह है, बच्चे के सामने आप एक्सप्रेस कीजिए कि ये मैं नहीं कर पाई। तो बोल दीजिए, सॉरी बोल दीजिए। और सॉरी बोलने से कुछ नहीं बिगड़ता। इट टेक्स अ स्ट्रॉन्ग पेरेंट टू से सॉरी। बहुत मुश्किल है आपके बच्चे के सामने सॉरी बोलना, क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, मैं बड़ा हूं, वो छोटा है। तो सॉरी बोलने से
एक सेकंड। जिस बात के लिए आपको लगे कि आपने कुछ खो दिया है, कुछ आपसे गलती हो गई, कुछ आपसे छूट गया है, बच्चे को बड़े बड़े दिल से सॉरी बोल दीजिए। और बच्चों का दिल बहुत बड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा समझते हैं। हमें नहीं मालूम वो कितना समझते हैं। वो जितना हम उनसे कह पाते हैं उससे कई ज्यादा वो समझते हैं, क्योंकि बहुत इनोसेंट है। द वर्ल्डली नॉर्म्स हैव नॉट टच देम। अभी दुनिया के जो दस्तूर है ना, उन्होंने छुआ नहीं है आपके बच्चे को। तो वो बहुत ज्यादा समझते हैं। दे विल एक्सक्यूज यू लाइक एनीथिंग। कभी आपने गलती से थोड़ा ज्यादा थप्पड़ लगा दिया हो, इतना जरूरत नहीं थी, इतना डांटने की जरूरत नहीं थी, फिर भी आपने डांट दिया हो। कभी कभी हो जाता है, हमारा गुस्सा निकल जाता है बच्चे पे, यहाँ वहां का गुस्सा होता है। वडाचं तेल वांग्यावर आपण मराठीत म्हणतो, तो यहाँ वहां का गुस्सा होता है, वो बच्चे पे निकल जाता है। तो बाद में अगर उसको बोलते हैं ना कि बाबा मैंने यूं ही बस मार दिया, नहीं मारना चाहिए था, नो प्रॉब्लम मम्मा, कोई बात नहीं माँ, 1 मिनट में बच्चा आपको फॉरगिव कर देगा। और आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। पहले 5 साल में जितना आप कर पाए बहुत बढ़िया। जो आप ना कर पाए उसके लिए आप दिल से सॉरी फील करो, और दिल से उसे बोलो कि चलो कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जैसे कि हमने पहली वर्कशॉप में और हमारे इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी देखा कि मेरा ये सारा वर्कशॉप, सारी जो वर्कशॉप सीरीज है, दैट इज फॉर एकेडमिक ओरिएंटेशन ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की पढ़ाई कैसे अच्छी हो और उसके लिए जो इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, मैं उसी के बारे में बोलूंगी। दिस इज नॉट द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेशन। तो बच्चे की पढ़ाई अगर अच्छी है तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पढ़ाई का मतलब क्या है। क्या पढ़ाई सिर्फ स्कूल कॉलेज एग्जाम, अच्छे मार्क्स, फिर कोई जॉब कोई सैलरी, और फिर वाह गंगा नहाए, क्या इतना ही इंटेंशन है पढ़ाई का कि बच्चे को सिर्फ हमें एक डिग्री देनी है, फिर कोई जॉब में चिपका देना है, बस हो गया? या कुछ अच्छा सीखना है? इज इट अ गेटवे टू नॉलेज? पढ़ाई है क्या? अभ्यास काय आहे? व्हॉट इज एज्युकेशन? इज इट अ गेटवे टू नॉलेज? जिस सब्जेक्ट में बच्चे को रुचि है, जिस सब्जेक्ट में बच्चे को अच्छा लग रहा है, उसकी क्यूरियोसिटी है, उसे कुछ सीखना है, उसे कुछ पढ़ना है। म्यूट करिए बाबा, जो भी अनम्यूटेड है प्लीज म्यूट लिसन। बच्चे को कुछ पढ़ना है तो उसके लिए वो कुछ देख रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, कुछ सीख रहा है, और उसके बाद में उसे बहुत मजा आ रहा है। जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको लेकर के वो पढ़ रहा है और उसे बहुत मजा आ रहा है। तो क्या ये पढ़ाई है, या सिर्फ एक सैलरी के लिए, एक नौकरी के लिए कुछ डिग्री लेना ये पढ़ाई? तो ये दोनों जरूरी है। हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि हमें नॉलेज, सिर्फ नॉलेज चाहिए, सैलरी नहीं मिले तो चलेगा, नहीं चलेगा। और सिर्फ सैलरी मिली लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा। तो दोनों चीजें क्या हो सकती है? क्या हम बच्चे को ऐसी पढ़ाई दे सकते हैं जिससे वो अपने लिए एक लाइवलीहुड, एक कोई जीने का जरिया भी उसको मिले, और उसे बहुत ज्यादा मजा भी आए? तो ये पूरी सीरीज हम ये कोशिश करेंगे, और ये जो प्रोसेस है ये बच्चे के बहुत छोटी उम्र से शुरू होती है। डायरेक्टली वो जब 10th या 12th में आए और आप सोचेंगे कि हमें देना है तो बहुत मुश्किल है। बचपन से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों ही हम ले सकते। सबसे पहले समझना है कि लर्निंग क्या है, एजुकेशन का मतलब क्या है? लर्निंग, कुछ सीखना है, कुछ सीखना है। जो भी हमें सीखना है, अभी आपको ये मीटिंग ज्वाइन करनी थी, तो आपको क्या करना था कि आपको उस लिंक पे क्लिक करना था। तो वो एक आपके दिमाग को स्ट्रेस हो गया, या कोई सवाल हो गया कि मुझे क्या करना है, मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है तो मुझे क्या करना है। तो कोई भी सवाल है वो एक स्ट्रेस है, छोटा या बड़ा। और यू स्ट्रेस जिसे बोलते हैं वो अच्छा स्ट्रेस है।
अगर बच्चा एग्जाम में जाता है और उसे कुछ याद रखना पड़ता है, उसके लिए भी कुछ उसे कुछ याद रखना है, तो उसे कहते हैं यू स्ट्रेस, अच्छा वाला स्ट्रेस। क्योंकि अगर वो अपने दिमाग पे जोर नहीं देगा तो वो याद नहीं रख पाएगा। तो स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। वो स्ट्रेस जो आपको कुछ याद रखने की मदद करे, आपको कुछ रिप्रोड्यूस करने की मदद करे, वो अच्छा वाला स्ट्रेस है। और वो होना बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए। जो स्ट्रेस आपका दिमाग खराब करता है वो डिस्ट्रेस, वो गलत है। डिस्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन यू स्ट्रेस अच्छी बात है। तो कोई भी क्वेश्चन है वो एक तरह का स्ट्रेस, इट इज अ स्ट्रेस। And then whatever you get as the answer of that, एक स्ट्रेस हो गया, और उसके बाद में आपको उसका जवाब मिला कि मुझे मीटिंग ज्वाइन करनी है, तो मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आंसर मिलता है, आपके दिमाग से एक रिलीज आता है। जब कभी हम डीपली जा सकेंगे, दिस इज अ गेम ऑफ हॉर्मोन्स, कि कोई भी सवाल आपके दिमाग में एक स्ट्रेस क्रिएट करता है, और उसकी जब आंसर होती है तो उसके एक एंटी हार्मोन, रिलीज हार्मोन, स्ट्रेस कम करने वाला हार्मोन आपके दिमाग से रिलीज होता है। तो लर्निंग क्या है, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजें। हम कहीं किसी नई जगह पे जा रहे हैं, तो हमें ढूंढना है रास्ता, तो वो ढूंढना एक तरह का स्ट्रेस है। और फिर वो जगह मिल गई तो रिलीज है। तो लर्निंग इज ऑल अबाउट स्ट्रेस एंड रिलीज, स्ट्रेस एंड रिलीज। और आपको आपके बच्चे की ये जो जर्नी है, उसकी जो स्कूल की जर्नी है, स्कूल की पढ़ाई है, उसमें भी जगह जगह पे बार बार स्ट्रेस रिलीज है। कुछ नया पढ़ता है, फिर उसे समझ में आता है, तो उसका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो ये स्ट्रेस रिलीज प्रोसेस आपको कैसी करनी है, तो बार बार हम देख रहे हैं कि बच्चा जो चीज लेके आया है, वो साथ कुछ लेके आया है, उसका एक असली चेहरा है। और काफी बार वो चेहरा ढक जाता है, या तो वो खुद ढक लेता है, या हम उसे किसी चीज से मास्क कर देते हैं। वी मास्क द फेस ऑफ द चाइल्ड, और द फेस ऑफ द चाइल्ड गेट्स मास्क्ड बाय इटसेल्फ। तो बच्चा कुछ अंदर से लेके आया है, जो वो अंदर से लेके आया है उससे ढूंढना है। क्योंकि अगर उसके अंदर की जो उसकी इंटेंशन है, उसे जोड़ने वाली बात अगर हम उसको दे दे, तो वो ऐसे होगा कि जिक्सॉ में जिस जगह पे बैठने के लिए आपका मुन्ना आया है, उस जगह पे बिठाने की हम उसे कोशिश करने वाले हैं। उसकी जो स्लॉट बनी है, he's come with some place in the universe. If we can help him find that slot, उसकी ये जो स्ट्रेस और रिलीज की जो जर्नी है, पढ़ने की, सीखने की, उसमें उसको सक्सेस भी मिलेगी और बहुत ज्यादा खुशी भी मिलेगी। तो ये हमारे पूरे वर्कशॉप की थीम है। तो पहले 5 साल वाली जो बातें हैं, उसका यूट्यूब वीडियो मैं लिंक अपलोड कर दूंगी आफ्टर द वर्कशॉप। What can we do in the age group of 5 to 9 is our theme for this workshop. 5 से 9 के एज में आप बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं, ताकि उसकी पढ़ाई में उसे बहुत खुशी भी मिले, उसकी पसंदीदा लाइन भी मिले, और उसे सक्सेस भी मिले, कुछ अच्छा जीने का सोर्स भी मिले, या उसकी अपनी नौकरी हो या बिजनेस हो, बहुत खुश हो। Child will be happy and successful both. So here we go. अब बहुत सारी चीजें हैं जो आपका बच्चा मुंह से नहीं बोल रहा है, लेकिन आप देख पाते हो। उसके जो नेचर के छोटी छोटी शेड्स है, उसके स्वभाव की छोटी छोटी शेड्स है, वो आप ऑब्जर्व करते हो, और आप मार्क करते हो कि हाँ। तो इसका हम एक ओवरव्यू लेंगे कि कौन सी चीजें आपका बच्चा ले आया है, व्हाट डज ही रियली एंजॉय। आप उसको कहानी जब सुनाते हो, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन है,
आप जब उसको कहानी सुनाते हो तो उसे वो कैसे सुनना पसंद है? वो आपके मुंह की तरफ देखते रहता है, वो आंखें बंद करके या यहाँ वहां लेट के कहानी सुनता है, या उसे भी किताब में झांकना है? बहुत गौर से सुनिए, ये बहुत छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है, लेकिन ये हमें एक बड़े डिसीजन की तरफ लेके जाएगी। आप कुछ बोल रहे हो तो वो सुनना पसंद करता है क्या? उसे बहुत ज्यादा सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनते रहता है, कहानियां सुनते रहता है। इज ही फॉन्ड ऑफ लिसनिंग? उसे सुनना बहुत पसंद है, या उसे देखना बहुत पसंद है? आप कोई भी किताब, नहीं माँ मैं खुद पढ़ूंगा, एक कोने में जाके खुद पढ़ेगा, ढेर सारे पिक्चर्स, ढेर सारी किताबें लेके बैठेगा, पन्ने पलटेगा, भले उसको पढ़ना ना आता हो, लेकिन उसे देखना है। उसको बहुत आनंद आता है जब वो अपनी आंखों से देखता है। या आप उसे कोई फिल्म दिखा रहे हो, कोई पिक्चर दिखा रहे हो, तो जब वो कुछ देख रहा हो, जब बहुत छोटा था तो उसके पल्ले पे जो टिंकता था या दिया है, या जो ही लाइक्स टू सी, ही लाइक्स टू वॉच और रीड टिपिकली। उसको सुनना ज्यादा पसंद है या उसे देखना, चीजें देखना ज्यादा पसंद है, या उसे अपने हाथों से कुछ करना ज्यादा पसंद है? क्या आप उसे कोई चीज बता रहे हो, सुना रहे हो, तो वो कहेगा नहीं नहीं मैं करके देखता हूँ। किचन में लड़कियां, काफी लड़कियां ऐसी होती कि उनको करना होता है, मैं सब्जी काटूंगी, मैं रोटी बनाऊंगी। लड़के हैं कि पापा करे कुछ करे, नहीं नहीं मुझे करना है, उनको करना बहुत पसंद है। जब देखो तब दीवार पे कुछ स्क्रिबल करेंगे, कुछ ड्राइंग करेंगे। आप उनको किताब दे दो कि बच्चे पढ़ो, तो वो यहाँ वहां से पेंसिल उठाएंगे, उस पे कुछ ड्राइंग करेंगे। आप उनको बोल रहे हो कि मैं कहानी सुना, नहीं नहीं मुझे दे दो, मुझे ड्राइंग करना है, उनको कुछ करना है। फिर जब स्कूल में कुछ पढ़ाते हैं ना, तो उनकी कैलकुलेशन हाथ पे होती है, फिंगर्स पे होती है। जब तक वो फिंगर्स नहीं यूज करते ना, उनको कैलकुलेशन नहीं आती, 1 2 3 4। दिमाग से नहीं कर सकते, लिख के नहीं करते, हाथ से करते हैं कैलकुलेशंस। छोटी छोटी आदतें है बच्चे की, बहुत छोटी छोटी आदतें हैं, लेकिन गौर करना है उन आदतों पे। गिवन अटेंशन टू what are his natural tendencies. He likes to make charts, कि टीचर ने कुछ पढ़ा है, मैं उसको ऐसे अच्छे से रखता हूँ, फिर उसको अच्छे अच्छे से अरेंज करता हूँ, फिर मैं उस पे कुछ लिखता हूँ। ही लाइक्स टू डू। उसको नंबर्स पढ़ने हैं, तो अगर आप उसको इस तरह के बोल्स बना के दे दो, उसमें 1 2 3 4 पीनट्स डाले, शेंगदाणे घालून दिलेत वाट्यात, 1 दाणा 2 दाणे, ते त्याला आवडतं का खूप? और डज ही लाइक टू वर्क ऑन बीड्स? Or does he like to work with models, small games to learn what are numbers? या उसको नंबर्स पढ़ने हैं और आप उसको इस तरह से ये बना के दे दो, चार्ट, टिक्कर बिल्ला जैसे हम मराठी में कहते हैं, तो ऐसे इस पे कूदते कूदते वो नंबर सीख जाएगा। या सीढ़ियों पे, जैसे तारे जमीन पर हमने देखा कि सीढ़ियों पे नंबर्स लिखे लिखे गए और वो बच्चा जल्दी से सीख दिया कि पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी। तो कुछ करते करते सीखना उसे पसंद है, उसे कुछ एक्शन चाहिए, वो ऐसे बैठ नहीं सकता, सिर्फ सुन नहीं सकता, सिर्फ पढ़ नहीं सकता, उसे हाथ से कुछ करना है, उसे बोलना है, उसे डिस्कशन करना है। तो इज दिस व्हाट ही लाइक्स? 3 चीजें हमने देखी। एक बच्चा है जिसे सुनना बहुत ज्यादा पसंद है, दूसरा बच्चा है उसे पढ़ना या देखना, यानी कि उसके आईज को यूज करना पसंद है, और तीसरा है जिसको अपने हैंड को और अपने बॉडी को यूज करना बहुत पसंद है। उसकी क्या टेंडेंसी है, दैट गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग टाइप ऑफ द चाइल्ड। हर बच्चे का एक कुछ सीखने का अपना एक तरीका वो ले आता है, और ये बिल्कुल हम बड़े लोगों में भी है। हम में से कुछ है
जिन्हें देखना पसंद है, हम में से कुछ है जिन्हें करना पसंद है, हम में से कुछ है जिन्हें सुनना। तो ये हमारी एक टेंडेंसी है और वो बच्चे की लर्निंग टाइप होती है। जो बच्चे सुनना पसंद करते हैं, दादी माँ की कहानियां दिन रात सुनेंगे, वो होते हैं ऑडिटरी लर्नर्स, प्राइमरीली ऑडिटरी। उनके कान पे वो जाना चाहिए। कई मम्मीज हमें कहती है, आई एम इन एजुकेशन फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, तो हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो हमें कहते रहते हैं कि हमारा जो बच्चा है दूसरी तीसरी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का, वो यहाँ वहां घूमते रहता है, वो कुर्सी पे उल्टा लेटता है, वो कॉट पे सोता है, वो कूदते रहता है। मैं लेसन पढ़ती हूँ उसके लिए और उसका तो ध्यान ही नहीं शायद, लेकिन दूसरे दिन फुल मार्क्स ले आता है। तो उसका ध्यान है, उसके कान आपकी तरफ है, उसकी बॉडी कुछ कर रही है। वो भले जमीन पे लेट रहा हो, आपको ऐसे लग रहा है उसका ध्यान ही नहीं, मैं क्यों हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, लेकिन उसका ध्यान है। अगर वो दूसरे दिन मार्क्स ले आता है तो ही इज अ टिपिकल ऑडिटरी लर्नर। उसे अगर कुछ सीखना है तो उसे सुनने की जरूरत है, या सुन के वो बहुत अच्छी तरह से सीख सकता है। फिर अगर आपका बच्चा कुछ पढ़ने की, उसके सामने अगर उसे हमेशा कोई चीज चाहिए जो देख के, अगर आप उसको कुछ बुक दे दो तो वो बुक लेके एक कॉर्नर में जाके बैठेगा जहां पे कोई ना हो, या रूम में अपने आप को लॉक कर देगा और फिर शांति से पढ़ेगा। तो उससे देखने के लिए, उसके उसको लर्न करने के लिए उसके आंखों की यूज करने की जरूरत है। ही नीड्स टू यूज हिज आईज व्हाइल लर्निंग। इफ ही सीज समथिंग, ही इज अ बेस्ट लर्नर। उसको आप कुछ सुनाओ वो नहीं समझेगा, उसको दिखाओ वो समझेगा। दोज आर विजुअल लर्नर्स। और तीसरा है जिसे खुद कुछ करना है, जब तक वो खुद करता नहीं ना, कि स्क्वायर क्या है आप उसको ऐसे मुंह से बोलो स्क्वायर दिखाओ, लेकिन नहीं, अगर आप उसको कार्डबोर्ड दे दो, स्क्वायर कटवाओ उसके हाथ से, तो ही विल अंडरस्टैंड दिस इज स्क्वायर। तो जो बच्चा हाथ से कुछ करना चाहता है, जिसे हर वक्त मूवमेंट की जरूरत है पढ़ते वक्त, प्लीज अंडरस्टैंड, इन द फर्स्ट 5 to 9 years, दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर इन प्राइमरी। तो प्राइमरी के बच्चों में ये ट्रेंड अगर आपको दिखते हैं, तो उसे कैसे इस्तेमाल करना है बच्चों की पढ़ाई अच्छी करने के लिए। तो जिसे हर वक्त कुछ करने की जरूरत है, वो बच्चा होता है काइनेस्थेटिक लर्नर। तो ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक आर द मोड्स ऑफ लर्निंग। और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बच्चा ऑडिटरी काइनेस्थेटिक होता है, ऑडिटरी विजुअल मिक्स मिक्स हो सकता है, विजुअल काइनेस्थेटिक। तो आप बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व अगर करते हैं, तो उसका प्राइमरी लर्निंग टाइप आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इसको अब क्या करना है, एक बार ये समझ में आया कि बच्चे का प्राइमरी लर्निंग टाइप क्या है। अब एक बहुत बड़ी हर्डल जो है, काफी बार आपके टीचर्स, स्कूल के टीचर्स आपको, पेरेंट्स को बोलते होंगे कि आपके बच्चे का स्कूल में बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता, उसका ध्यान ही नहीं लगता। तो स्कूल में जो पढ़ाई होती है, जहाँ पे बच्चे बेंच पे बैठते हैं, उनके सामने उनकी नोटबुक्स होती है, पेन होते हैं, बोर्ड पे टीचर कुछ लिखता है, यानी कि विजुअल है, साथ साथ कुछ बोलता भी। तो स्कूल की जो लर्निंग, क्लासरूम लर्निंग है, वो टिपिकली ऑडियो विजुअल लर्निंग है, कि बच्चे कुछ देखते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ, और फिर उनके कान में वो टीचर की आवाज सुनाई देती है, तो उनको वो ऑडियो विजुअल लर्निंग एक्सपोजर मिलता। जो बच्चा ऑडियो विजुअल लर्नर नहीं है, मेरी पहली वेरी फर्स्ट डेमो वर्कशॉप में मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी पेरेंट्स को, कि मैंने एक फॉरेन लैंग्वेज में एक न्यूज क्लिप रन की, और न्यूज क्लिप दैट वाज रेड इन अ फॉरेन लैंग्वेज। और मैंने सब पेरेंट्स को कहा कि बहुत ध्यान से देखो, ये आपको लिखना है। लेकिन उनको वो लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है, तो वो लिख नहीं पाएंगे। अगर ये आपके बच्चे के सीखने का मोड नहीं है, वो लैंग्वेज है जो उसको नहीं समझ में आ रही है, तो क्या वो क्लास में बैठ के सीख पाएगा। एक तमिल में एक टीचर आती है,
जो लैंग्वेज ही हमें पता नहीं, वो आपके सामने कोई बहुत प्यार से सिखा रहा है, लेकिन आपका चेहरा कैसे होगा? ब्लैंक होगा। वैसे ही जो बच्चा ऑडियो विजुअल लर्नर नहीं है, वो बच्चा क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और फिर टीचर बोलेंगे कि ये बच्चा रेस्टलेस है, इसकी आईक्यू कम है, हम उसकी तरफ आएंगे, वी विल कम टू दैट। वही बच्चा आप उसको गार्डन में लेके जाओ, आप उसको ना बोर्ड पे वो सारा सीड है, फिर उसमें से प्लांट कैसे निकलता है, फिर रूट कैसे है, फिर फ्रूट कैसे है, बहुत अच्छे पिक्चर्स निकाल के दिखाया है, बहुत अच्छी स्टोरी बनाई, उसको नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको गार्डन में लेके जाओ, एक सीड उसके हाथों से लगवाओ, या एक आपके घर में गमला है उसमें एक उसके हाथ से पौधा लगवाओ, फिर वो इतनी इंटरेस्ट से करेगा। दूसरे दिन, मम्मा हमारा प्लांट आ गया क्या? या गार्डन में बैठ के कुछ यहाँ वहां करके फिर उनसे बातें करो, या उनसे कुछ एक्टिविटी करवाओ, उनको बाहर लेके जाओ। उनको आपको नंबर्स पढ़ाने हैं तो इस तरह के स्क्वायर टाइल्स पे उस आप नंबर डालो, लेटर्स डालो, उस पे से उनको कूदने दो, उनके नाम की आप स्पेलिंग बनवाओ। एबीसीडी उनको ऑर्डर में नहीं पढ़ाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट नहीं, उसके नाम क्या है। सपोज मेरा नाम अनु है, तो मैंने क्या करना है, मैंने ANU, बड़े बड़े ANU करके रखने हैं घर पे। फिर उसको वो शेप समझ में आता है कि इस शेप को एन बोलते हैं। फिर जहां भी आप बाहर जाओ, उसको 10-20 बार वो एन दिखाओ, फिर 21वीं बार आप वही आपको एन दिखाए कि माँ देखो एन है, हाँ करेक्ट। फिर अब उसके बाजू में क्या है सोचते हैं। तो इस तरह से उसको आप अल्फाबेट से वाकिफ करा सकते हो, या हमारे जो मराठी लेटर्स है, अ ब क ड, काय जे आपल्याला तुम्हाला त्याचं जे नाव आहे ते तुम्ही स्पष्ट अक्षरात एक बड़े हैंडराइटिंग में उसके नाम लिख दो, वो उसे दिखाओ, फिर वो जगह जगह लिखो, फिर वो ग्रेन्स लेके, चावल के दाने लेके या दाल लेके या पीनट्स लेके, वो नाम है वो जमीन पे लिखो आप। तो उस शेप से उनको आपको यूज करना है, उसको बहुत मजा आएगा। जो मजा उसको नोटबुक में नहीं आ रहा है, जो मजा उसको किताब देख के ABCD पढ़ के नहीं आ रहा है, वो उसको आने लगेगा, फिर वो लेटर सीख जाएगा। बहुत सारे मॉडल शेप्स करने हैं, तो इस तरह के आप ये एक गेम है जिसमें सेमी सर्कुलर वो स्लॉट है जिसमें सेमी सर्कुलर चीज डालनी है, तो उसके मोटर स्किल्स पे डेवलप हो रहे हैं कि उसको बराबर वो शेप उसी शेप में फिट करना है, और वो शेप से भी यूज हो जाएगा। जो बोर्ड पे देख के नहीं होगा, वो एक्टिविटीज से करेगा। उसे आप बाहर लेके जाओ, क्लासरूम से बाहर निकालो, उसको गार्डन में लेके जाओ, एक्चुअल उसको आप ट्रीज प्लांट्स बताओ, फूल बताओ, फल बताओ। ये फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, पुली कॉन्सेप्ट है, बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है, जो उसको बोर्ड में समझ नहीं आ रहा है, तो बाहर जाके एक एक्टिविटी करवाओ उनसे। प्लांट कैसे यूज होता है, थर्ड लीवर कैसे यूज होता है, एक्टिविटीज करो, चार्ट्स निकालो, पिक्चर करो। तो इस तरह के अगर आप अलग अलग प्लान्स यूज कर सकते हो। जब आपको समझ में आ रहा है कि बच्चा क्लासरूम में रेस्टलेस है, वो ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो ये एक कोशिश हमें करनी ही चाहिए। बच्चे की जो लैंग्वेज है, उसे जिस तरह से समझ में आता है, वो हमें समझ लेना है। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर चाइल्ड। वो कौन सी टाइप से पढ़ सकता है, उसी टाइप से अगर आप उसको पढ़ाते हो, तो 100 में से 90 बच्चे एक पेस में पढ़ सकते हैं। उसे ना समझ में आने वाली लैंग्वेज में आप उसको पढ़ा रहे हो, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? वो बच्चा कैसे पढ़ेगा? तो हमें उसकी जो लर्निंग टाइप है और टीचिंग टाइप है, उसको मैच करना है। वो ऑडिटरी लर्नर है, विजुअल लर्नर है, काइनेस्थेटिक लर्नर है। सुन के अच्छी तरह से समझ सकता है, देख के या पढ़ के अच्छी तरह से समझ सकता है, या कुछ हाथ से करके अच्छी तरह से समझ सकता है। उसी तरह से उसे पढ़ाना है। आप देखेंगे कि उसकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको, और आपकी सारी कंप्लेंट्स दूर हो जाएगी। आपको उसकी टीचिंग टाइप चेंज करनी है। कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे आप? उसके कुछ नुस्खे मैं बोल देती हूँ। हाउ विल यू डील विद एन ऑडिटरी लर्नर? जो बच्चा सुन के समझता है, जो बच्चा सुन के समझता है, उसे आप कैसे मदद कर सकते हैं? उसकी लेसन्स या तो आप जोर से पढ़ेंगे। अगर वो बच्चा कहता है कि, या हम कभी कभी हम ही कहते हैं कि मोठ्या मोठ्याने बोलू नको रे, मनातल्या मनात वाच, रीड बाय योरसेल्फ, डोंट शाउट। बट ही इफ ही इज एन ऑडिटरी लर्नर, और वो अगर मुंह बंद करके पढ़ेगा, तो उसकी आंख नहीं है, उसका सबसे बेटर दोस्त कौन है? उसकी कान है। उसे सुनना चाहिए। अगर उसको समझना है, उसको ध्यान में लाना है, तो उसको सुनना चाहिए। तो उसके लेसन जोर से पढ़ने चाहिए। या तो वो खुद पढ़ेगा या आप उसके लिए पढ़ेंगे। लाउडली लेसन पढ़ने हैं, या वो पढ़ेगा या आप पढ़ेंगे। और एक आजकल हमारे पास एक बहुत अच्छा जो टूल है, वो है मोबाइल रिकॉर्डर। जो कि एक जमाने में हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप कैसेट्स बनवाओ, अब जरूरत ही नहीं है, आपके मोबाइल में रिकॉर्डर है। तो उसे जो आपको लेसन बोलना है, जो भी पढ़ाना है, वो आप रिकॉर्ड करो। 10-15 मिनट टाइम आप स्पेंड करके उसकी लेसन या उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, एबीसीडी पढ़वाना है, पोएम बाय हार्ट करवानी है, और कुछ टेबल्स बाय हार्ट, जो भी आप चाहते हैं कि वो पढ़े, उससे रिकॉर्ड कर दीजिए। और वो रिकॉर्ड उसको हेडफोन्स लगा के सुनवा दीजिए। ऐसे ही बच्चे सुनते रहते हैं, तो उनको सुनवानी है, ज्यादा से ज्यादा चीजें देके कि दे लिसन एंड देन दे विल लर्न फर्स्ट। जो विजुअल लर्नर्स है, जिनको देखने की जरूरत है, उनके हाथ में बुक थमा दो। कभी कभी आप कहते हो कि मैं पढ़ रही हूं ना, आप ध्यान दे दो ना। नहीं, जब तक वो देखते नहीं है, वो नहीं पढ़ सकते। तो उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की चीजें दे दो आप। या तो किताबें, या तो अगर आप उनको मीडिया देते हैं, कुछ घर में नहीं देते बच्चों को, कुछ घर में देते हैं, तो मीडिया से जो भी आर्टिकल्स है, जो भी चीजें हैं, अच्छी अच्छी मूवीज होती है छोटे बच्चों के आजकल, जिसमें पढ़ाई भी होती है, अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियोस आते हैं, वो उनको दिखाने हैं। और उनको एक एक शांत सी जगह दे दो, ताकि उनकी जो सारी एनर्जी है ना, वो उनके देखने में आए। अगर आप उनको एक ऐसी जगह पे बिठा देते हो जहाँ पे बहुत शोरगुल है, और आप उनको बुक देते हो, तो नेचुरली क्या होगा कि उनका आधा अटेंशन कान में जाएगा। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है। तो जितना आप डाइवर्ट करोगे सेंस ऑर्गन्स को, उतना एक सेंस ऑर्गन पे से फोकस हट जाए। अगर आप चाहते हो कि उसका पूरा ध्यान उसके बुक में जाए, वो पढ़े, तो कोशिश कीजिए कि उसे आप एक थोड़ी सी शांत जगह पे बिठाइए। अगर आपका घर छोटा है, तो देखिए क्या आप उसको छत पे बिठा सकते हैं, या घर के बाहर, या किसी शांत बाहर की जगह में शांत बैठ के उसे आप कोई बुक दे दो, उसे अपने आप पे छोड़ दो। विजुअल लर्नर्स नॉर्मली अप्रिशिएट, दे लाइक टू बी बाय देमसेल्फ। ये शांत बिठाएंगे। कभी कभी ये विजुअल लर्नर्स है ना, वो कान में उंगलियां डाल के पढ़ेंगे। अगर आप देख रहे हो कि आपका बच्चा कुछ पढ़ते वक्त कान में उंगलियां डाल रहा है, तो समझ लीजिए उसे कान का इस्तेमाल नहीं करना है, उसको आंख का इस्तेमाल करना है। ही इज ए टिपिकल विजुअल लर्नर। और जो बच्चा आप लेसन पढ़ते हो और वो यहाँ वहां कूदता है और दूसरे दिन मार्क्स लेके आता है, ही इज एन ऑडिटरी लर्नर। उसके कान शुरू है, उसे देखने की जरूरत नहीं। छोटी छोटी बच्चे की इंस्टिंक्ट है, जो आपको बहुत ज्यादा कहे जाती है। हम लोगों की लिमिटेशंस है कि हम उनकी ये जो इंडिकेशंस है उसको समझ नहीं पाते, और उसके हिसाब से उनको दे नहीं पाते। तीसरी जो है काइनेस्थेटिक लर्नर्स है, जिनको के हर वक्त कुछ करने की जरूरत है। उनको आप पढ़ाना चाहते हो, तो ये बिल्कुल भी उम्मीद ना करो कि वो क्लास में बैठ के अटेंशन देंगे। उनका नहीं अटेंशन लगने वाला। तो आप क्या कर सकते हो, जो स्कूल में पढ़ाया जाने वाला है, उनको आप पहले जाके बाहर जाके कुछ दिखा सकते हो। अगर घुमा सकते हो बच्चों को, तो उनको फोर्ट्स पे लेके जाओ। उनको वो जगह दिखा दो जहाँ पे शिवाजी महाराज थे, तोरण्याचा किल्ला, सिंहगढ़। ये वो जगह उनको एक दो जगह दिखा दो, लेके जाओ उनको घूमने। फिर उनको सी शोर लेके जाओ, उनको समुंदर की लहरें दिखाओ, उनको सनसेट दिखाओ, उनको पेड़ पौधे दिखाओ।
उनको जू में लेके जाके एनिमल्स दिखाओ, बर्ड्स दिखाओ, उनको एक्चुअल ट्रैफिक सिग्नल दिखाओ कि देखो कैसे रेड आ गया तो देखो सारे सारे व्हीकल्स रुक गए। एक दो बार क्रॉस ना करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। उनको मार्केट लेके जाओ, उनको दिखाओ कैसे सब्जियां है, फिर कैसे ट्रांजैक्शन होती है। मैंने 5 रुपया दिया, फिर 3 रुपए की चीज है, फिर 2 रुपया कैसे। ये उनको प्रैक्टिकल मैथ्स है। They need practical. They don't understand if you tell them. They don't understand if you show them. They will understand if they do it. Give a 5 rupee note in their hand. दुकान वाले को दे दो। अब 3 रुपए की चीज है, फिर दुकान वाले अंकल ने कितने दिए, 2 दिए। दिस इज हाउ दे विल अंडरस्टैंड सब्ट्रैक्शन। 5 रुपए की नोट दे दी, 7 रुपए की चीज है तो अभी हमें और कितने देने हैं, दे विल अंडरस्टैंड एडिशन। तो उनको बाहर लेके जाओ, ज्यादा से ज्यादा जितने मॉडल्स बना सकते हो उनके साथ चार्ट बनाओ, मॉडल बनाओ। घर के आटे से, अगर आप आटा हाउसवाइफ है और आटा बनाया रोटी के लिए, एक 2 मिनट 5 मिनट स्पेंड करके उनको आटे से कुछ करके दिखाओ, कोई एनिमल करके दिखाओ, कोई मॉडल करके दिखाओ। जो भी आप कर सकोगे ज्यादा से ज्यादा, बच्चा आसानी से और एंजॉयमेंट लेके पढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि पढ़ाई उनको बर्डन ना लगे। और वो कब बर्डन नहीं लगती, जब उनके पसंदीदा मोड में वो आता है। बच्चे को पालक खाना पसंद नहीं है, आप अगर उसको जबरदस्ती करोगे कि आपको पालक की सब्जी खानी है तो वो नहीं खाएगा। लेकिन परोठा बना के दे दो, खाएगा, वही पालक है। तो जो चीज हमें उनको देनी है वो हमें ऐसे पैकेज में रैप करनी है जो उनकी लाइकिंग है, जो उनकी लाइकिंग है उस हिसाब से हमें वो चीज देनी। बहुत ज्यादा बातें करो। काइनेस्थेटिक लर्नर्स लाइक डिस्कशन, कि हाँ तुम्हें तुम्हें इसको समझ में आया ना, अब मुझे समझाओ, मुझे समझाओ एडिशन क्या है। उनको टीचर बना दो, एक छोटा सा बोर्ड लगवा दो घर में। उनको एक्शन चाहिए, उनको एक्शन चाहिए। छोटा सा बोर्ड लगवा दो, अच्छा तुम मुझे बताओ, पिक्चर निकाल निकाल के बताओ, ये क्ले है उसके एक एप्पल बना के दिखाओ। फिर उसको मेक देम डू थिंग्स, दे विल अंडरस्टैंड बेटर। तो ये अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि बच्चे की लर्निंग में उनका इंटरेस्ट बदल गया है। जब जिनको लग रहा है कि बच्चे हमारे स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लेते, पढ़ते ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगता, जो भी करो कुछ भी करो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आपने इस तरह की कोशिश की है कि उनके लर्निंग टाइप को आप स्टडी करो और उसके हिसाब से उनको बाइट दे दो? उनका लर्निंग का जो तरीका है, इंटरेस्ट बदल जाएगा। एक्सपेरिमेंट्स करो उनके साथ, बहुत ज्यादा छोटी मोटी एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी की जरूरत नहीं है। घर में आप एक कटोरी में हल्दी ले लो, उस पे नींबू छिड़को, वो हल्दी हो जाएगी लाल। अरे फिर उसमें कुछ और, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। फिर शक्कर है, शक्कर का आपको आपकी चाशनी बनानी है, चार द शुगर एंड सी हाउ इट बिकम्स द कोल। तो वेरी स्मॉल, अवर किचन इज अ बिग लेबोरेटरी। जो मम्मियां ये सुन रही है और जिनको लग रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपकी किचन लेबोरेटरी से कम नहीं है। आप उनको बता सकते हो बॉइलिंग क्या है, आप उनको बता सकते हो रोस्टिंग क्या है, सेकना क्या है, सेकने के बाद काला कैसे होता है, फिर क्यों होता है, फिर फ्लेम कैसे आती है, बंद कैसे होती है, फ्लेम पे पानी छिड़को तो फ्लेम बंद कैसे होती है, फ्लेम को हाई करना हो तो क्या। छोटी छोटी चीजें है, बस थोड़ा सा इंक्लिनेशन होने की जरूरत। और ये सारी चीजें टीचर से ज्यादा पेरेंट्स अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, उनके स्कूल के आवर्स है। वो अगर सोचे भी, अगर उनको समझ में भी आ रहा है कि क्लास के 2-4 बच्चे हैं जिनको ऑडियो विजुअल लर्निंग नहीं समझ में आ रही है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकती है ना। बाकी के जो 40 बच्चे हैं उनको ऑडियो विजुअली लर्निंग समझ में आ रही है। इन 4 बच्चों को इसके साथ वो क्या कर सकती है, एक आध बार बाहर लेके जाते, आजकल टीचर्स लेके जाते, लेकिन घर में आपके साथ सिर्फ आपका बच्चा है और आप उसको एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दे सकते हो। यू कैन डिजाइन अ पैकेज एग्जैक्टली टू हिज रिक्वायरमेंट and make learning a very happy and enjoyable experience for him. And this can be done in this age only.
ये एक्सपेरिमेंटल एज है, ऐसे करके देखो वैसे करके देखो। एक बार फॉर्मूला सेट हो गया तो 9 साल के बाद आप उसको और ज्यादा सीरियस लर्निंग दे सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ऑडियो विजुअल काइनेस्थेटिक लर्निंग एंड हेल्पिंग द चाइल्ड टू लर्न द वे ही लाइक। दैट वाज अवर स्ट्रीम 1। बहुत ज्यादा कॉशन इस बात की लीजिए कि जो बच्चे क्लास में बैठ के या घर में भी बैठ के पढ़ नहीं सकते, आधे घंटे से ज्यादा बच्चे बैठते नहीं है, टाइम के साथ बच्चे बहुत रेस्टलेस हो रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो रहा है, उनको 10-15 मिनट से ज्यादा एक चीज नहीं पढ़ सकते, तो हमें क्या करना है, उनकी पूरी पढ़ाई को छोटे छोटे बाइट में डिवाइड करना है। बिल्कुल ये उम्मीद मत रखिए कि वो 1 घंटा बैठ के पढ़ेगा। धीरे धीरे बढ़ सकता है उसका बैठने का स्टैमिना, लेकिन 10 मिनट बैठता है, ऑब्जर्व हिज टेबल टाइम, कि वो 10 मिनट बैठता है, तो उसकी पूरी पढ़ाई को 10-10 मिनट के बाइट में डिवाइड करना है, कि 10 मिनट में उसको एक लैंग्वेज की कोई आंसर 2-4 लिखवाओ, फिर उसको 1-2 मिनट का ब्रेक दे दो, फिर उसको 2-4 सम्स करवाओ, फिर से 5 मिनट का ब्रेक दे दो, कुछ उसको खाने को दे दो या कुछ उसके साथ हंसी मजाक करो, फिर उसको, तो गिव हिम स्मॉल बाइट्स। और जो काइनेस्थेटिक बच्चे हैं उनको मूवमेंट की जरूरत है हमेशा, और क्लासरूम में वो बच्चे रेस्टलेस होंगे और आपको रिपोर्ट आएगी कि आपके बच्चे को लर्निंग डेफिसिट है, वो क्लास में रेस्टलेस है, वो न्यूसेंस है, वो अनस्टेबल है, वो खुद अनस्टेबल है, बाकी के बच्चों को रेस्टलेस करता है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। उसके पहले प्लीज ये कोशिश कीजिए कि अगर वो काइनेस्थेटिक लर्नर है तो घर में, इसके पहले कि स्कूल में वो लेसन हो, आप अगर घर में उसे उस लेसन की बैकग्राउंड दे सकते हैं तो वो स्कूल में शायद अटेंटिव हो जाएगा या कम से कम न्यूसेंस नहीं करेगा। तो ये जस्ट चेंज देयर मोड ऑफ लर्निंग, एंड 99 आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन विल स्टार्ट एंजॉइंग, दे विल नॉट बी रेस्टलेस इन द क्लास, और वो क्लास के जो ऑडियो विजुअल लर्नर्स है ना उनसे बेटर हो जाएंगे, क्योंकि वो होशियार है, उनकी कॉग्निशन कम नहीं है, उन ऐसा नहीं कि वो समझ में नहीं आ रहा है, उनकी आईक्यू कम नहीं है, उनको जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है क्लास में, तो उस तरह से उन्हें देना शुरू कर दीजिए। उनके लर्निंग के कंप्लीट अप्रोच एटीट्यूड में आपको फर्क नजर आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। तो उनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाइए। ये था हमारा स्ट्रीम 1 आज का। फिर इसके साथ साथ और भी कुछ छोटी छोटी चीजें, ये तो हमने लर्निंग टाइप देखा, लेकिन उसके अलावा आपका बच्चा, उसके रिस्पॉन्सेस से, हाउ डज ही नेचुरली रिस्पॉन्ड, उसके रिस्पॉन्स से, उसके एक नेचर से, आपको वो बहुत सारी चीजें बता रहा है। हमने फर्स्ट वर्कशॉप में ऐसी कुछ चीजें देखी कि जो वो अपने एक्शन से बता रहा है, मुंह से नहीं बता था। प्लीज रेफर टू माय फर्स्ट वर्कशॉप फॉर अ डिटेल अंडरस्टैंडिंग। तो टिपिकली अगर आपका बच्चा अपने आप में खुश रहता है, उसे ज्यादा कंपनी की जरूरत नहीं, अकेला खेलते रहता है, अकेला बुक देखते रहता है, अकेला पेंटिंग, लेकिन बहुत खुश है, ही डजंट हैव अ कंप्लेन बट ही इज हैप्पी बाय हिमसेल्फ, डांस करते रहता है, कहीं देखते रहता है, खुश है, एकदम खुश है, ही इज हैप्पी। नेचर कैसे आपके बच्चे की, खुद ही अकेला खुशी खुशी सोएगा, खुशी खुशी सोएगा, या खेलेगा अपने आप, अपने खिलौनों से खेलेगा, या आपके घर में कुत्ता बिल्ली आसपास जो भी है उसके साथ खेलेगा, आप उसको कुछ खाने को दे दो, उसमें से म्यूजिक करेगा, हंसेगा, एंजॉयज बाय हिमसेल्फ, खुद ही कुछ गेम्स लेके बैठेगा, खेलेगा, हमेशा खुश रहता है। कभी कभी हमें लगता है ये पागल है क्या, जब देखो तब हंसते रहता है, इसको कुछ है ही नहीं, इसको कुछ दुख ही नहीं है, हमेशा खुश है जो भी आप बोलो, तो ही इज हैप्पी बाय हिमसेल्फ। ये ट्रेड्स हम देख रहे हैं, आपको आपके दिमाग में नोट लेना है कि इज माई चाइल्ड हैप्पी बाय हिमसेल्फ, देन इज ही हैप्पी टू हेल्प समबडी। कुछ बच्चे हैं ना
वो बिल्कुल किसी की मदद नहीं करेंगे। और कुछ है जो बहुत ईगर रहते हैं मदद करने को, कि उनको किसी को जाके मदद करनी है। अगर खेलते खेलते कोई गिर गया, कोई रो रहा, तो आपका बच्चा होगा, आपकी बच्ची होगी, जो पहले जाके उस फ्रेंड को पूछेगी क्या हुआ रे, क्यों रो रही है, लग गई क्या, कुछ हुआ क्या, बुरा लग रहा है क्या, मैं कुछ करूं क्या। ये नेचर है। फिर कोई पढ़ रहा है, छोटा भाई बहन है घर में पढ़ रहा है, तो कुछ होंगे जो बिल्कुल उनकी मदद नहीं करेंगे, और कुछ होंगे जो खुद जाके ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे लिखते नहीं, नहीं ऐसे नहीं, ये करो, ये बराबर है। या छोटा भाई बहन आकर अगर पूछता है कि भैया दीदी मैं ये कैसे करूं, तो दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। अगर घर में कुछ खाना बनता है तो वो मम्मी को कहेंगे मम्मी आप बैठो मैं सर्व करूंगा आपको, या मैं आपकी मदद करता हूँ किचन में। नहीं नहीं आप अकेले नहीं, मैं भी करूंगा, मैं डिशेस धोऊंगा, मैं करूंगा, मैं सर्व करूंगा। दे आर वेरी हैप्पी टू हेल्प। पहला वाला बच्चा है जो अपने आप में खुश रहता है, वो शायद किसी की मदद करे ना करे। दूसरा जो है ना, वो बहुत उसको खुशी है किसी को हेल्प करने में, कोणाच्या तरी उपयोगी पडायला त्याला मनापासनं आवडतं। पेट्स बहुत पसंद है। रास्ते पे कुत्ता बिल्ली देखे या दरवाजे पे आए तो उसे दूध देना है, उसको कुछ खिलाना है। या रास्ते पे देखे कोई एजेड है तो चलो दादाजी मैं आपको ये रोड क्रॉस करवाता हूँ। या बच्चे ग्राउंड में खेल रहे और कॉलोनी से कोई दादा दादी आए बैग लेके, हेवी बैग है, तो कुछ बच्चे हैं ना, वो खुद से समझ पाएंगे कि अरे दादी के हाथ में, अपनी ही दादी नहीं कोई भी दादी, या किसी के हाथ में बहुत भारी बैग है तो चलो मैं लेता हूँ, मैं आपके साथ आता हूँ, आपको घर तक छोड़ देता हूँ। या छोटा भाई बहन है, उसे बहुत प्यार से सहलाएंगे कुछ बच्चे, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं सहलाएंगे, कुछ बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उल्टा उल्टा उनको सिबलिंग एनवी होती है, कुछ करते रहेंगे, बच्चे को तंग करते रहेंगे छोटी भाई बहन को। और कुछ है जो बड़े प्यार से संभालते हैं अपने छोटे भाई बहनों को, खिलाते हैं, दे बिकम लाइक देयर सेकेंड पेरेंट। जो मम्मी को कहेंगे मम्मी आप काम करो मैं भैया को खिलाती हूँ, मैं भैया को फल देती हूँ, खाना देती हूँ। फिर हेल्पफुल नेचर है उनकी। स्कूल में भी टीचर को हमेशा हेल्प करेंगे, टीचर को चलो चलो मैं टीचर रूम में आता हूँ, आपके हाथ की नोटबुक में लेता हूँ, जो भी है। और कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के किसी को हेल्प करेंगे, उनको परवाह नहीं है कि अगर कोई है जिसको मदद चाहिए, उसको मदद करते वक्त मुझे लग सकती है या मुझे डांट पड़ सकती है टीचर की, फिर भी वो जाएंगे और उसकी मदद करेंगे। तो एक बच्चा है जो अपने आप में खुश है, दूसरा है जो किसी की मदद करने में बहुत ज्यादा खुश है, जिसे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। और इस मदद करने के भी शेड्स हैं। जैसे मैंने कहा अभी के नीचे बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, और कोई एक दादी है जो सब्जी की थैलियां लेके आ गई, शी कम्स विद अ बैग फुल ऑफ वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरीज एंड हेवी बैग। देन द चाइल्ड सेज दादी दादी चलिए चलिए मैं आपको घर तक छोड़ने आता हूँ। और वो दादी के बैग लेगा, सीढ़ियां चढ़ेगा, उसको वो चीज दे देगा, घर में बैग ले। अब वो बैग रखने के बाद एक बच्चा है ना, वो वहीं पे लिंगर करेगा, नीचे नहीं उतरेगा जल्दी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में है कि अब मैंने दादी की बैग रखवा दी ना, अब दादी मुझे कुछ लड्डू वड्डू दे तो मजा आएगा, या चॉकलेट दे तो मजा आएगा। तो ही वॉन्ट्स रिटर्न्स, ही इज हैप्पी टू हेल्प, पर उसके बदले में उसे कुछ चाहिए। ये बहुत फर्क है। सिर्फ हेल्पफुलनेस नहीं, किस तरह की एटीट्यूड है उसकी, दैट विल डिटरमाइन व्हाट प्रोफेशन ही विल बी फिट इन। ये छोटी छोटी झांकियां हैं बच्चों की जो हमें देखनी है, और वो छोटी उम्र में समझ में आती है। तो ही इज एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न। और दूसरा है जो वो सब्जी की थैली डंप करेगा और भागेगा, उसे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। और एक है जो मदद करेगा लेकिन उसके बदले में उसे कुछ चाहिए। तो ये हेल्पफुलनेस की शेड्स है, इसे भी आप अपने दिमाग में नोट करके रखिए। ये सारी जो शेड्स है ना,
वो आपको मदद करेगी बच्चे की करियर चुनने में। अभी आपको लग रहा हो कि ये क्या हो रहा है, बट वी विल कनेक्ट ऑल डॉट्स की ये सारी छोटी छोटी नेचर, क्योंकि हमें बच्चे को हैप्पी और सक्सेसफुल दोनों बनाना है। अगर उसके नेचर के खिलाफ हम उसको जाने को कहेंगे तो वो कोऑपरेट नहीं करने वाला। अगर हम उसके नेचर को अलाइन होने वाली लाइन उसको देते हैं तो वो बड़े मजे से करेगा। तो सबसे पहले उसकी नेचर क्या है, वो मुंह से एक बोलेगा लेकिन उसकी रिस्पॉन्सेज आपको बोलेगी कि उसकी अंदरूनी उसका चेहरा क्या है। उसके मास्क पे मत जाइए, उसकी पर्सनालिटी के ओरिजिनल ट्रेट्स वो आपको दिखाता है। पूरे दिन में हर वक्त हर आदमी अपनी बॉडी से अपने नेचर के ट्रेट्स बताते रहता है, वो हमें ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर कुछ बच्चे है ना अडियल है, बहुत जिद्दी है, स्टबर्न है, जो भी आप उनको दे दो खाने को वो बोलेंगे मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे वो वाला चाहिए। या नीचे जाएंगे तो दोस्तों के साथ यूं ही झगड़ा उठा लेंगे, कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं लेकिन झगड़ा करके आएंगे, उनको उसी में मजा आता है। ये बच्चे भी हो सकता है जो काइनेस्थेटिक है और जिनको स्टीम आउट नहीं हो रहे, वो क्लास में बैठे बैठे उनके पास बहुत एनर्जी है, और वो उनकी एनर्जी अगर स्टीम आउट नहीं होती, वो अगर उनकी आप काइनेस्थेटिक लर्निंग में उनकी एनर्जी स्टीम आउट करोगे ना, उनको गार्डन में लेके जाओ, उनको पेड़ पे चढ़ने को बोलो, खुद फल फल नीचे लाने को बोलो, फिर अगर आपको एक्शन रिएक्शन फोर्स बताना है तो उसको बोलो ये बॉल 100 टाइम्स बॉल पे आप मारो, उनकी एनर्जी स्टीम आउट करो, तो भी शायद उनका वो झगड़ालू नेचर कम होगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं स्टबर्न, जो भी आप उनको दे दो ना, या तो कुछ झगड़ा या तो कुछ मारपीट करके कुछ दंगा करके ही आएंगे। फिर उनको कुछ खाने को दो, खाएंगे नहीं, पूरा यहाँ वहां स्प्रेड करके रखेंगे, तमाशा करेंगे, झगड़ा करेंगे। डिफिकल्ट चिल्ड्रन, बट साइंस सेज दैट स्टबर्न किड्स आर मोर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। जो बच्चे जिद्दी है, देखिए जिद है, लेकिन उस जिद को हमें एक अच्छा मोड़ देना है, उसकी जिद को तोड़ना नहीं है, उसकी जिद को अच्छा मोड़ देना है। ये जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, अगर वो जिद्दी नहीं होते तो क्या वो इतने बड़े क्रिकेटर बन सकते थे? अगर वो सब में से वो होते कि अच्छा जमा तो जमा, प्रैक्टिस की तो की, नहीं की तो नहीं की, एक दिन उठे तो उठे, नहीं तो नहीं। जो लोग मिशन लेते हैं, जो लोग कमिटेड होते हैं, वो जिद्दी भी होते हैं। अगर वो जिद्दी नहीं है तो वो कमिटमेंट नहीं ले सकते, वो एक एक चीज 5 5 साल 10 10 साल नहीं कर सकते पढ़ने के लिए। तो उनकी जो जिद है ना, उसे हमें एक अच्छा मोड़ देना है, तो वो कामयाब होने के चांसेस ज्यादा है उन लोगों से जिनमें जिद ही नहीं है, जो जो लेते हैं छोड़ते हैं। दे आर शॉर्ट टर्म पीपल, कुछ लेंगे कुछ दिन करेंगे फिर छोड़ेंगे। ऐसे भी पेरेंट्स कहते हैं अरे ये कुछ पकड़ के करता ही नहीं है, 2 3 महीने ये क्लास किया फिर बोलता है मुझे ये नहीं, मुझे वो अच्छा लगता है। तो क्या है, ही लैक्स द परसिवरेंस, ही लैक्स द स्टबर्नेस। तो अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो उसको जिद्दी रहने दीजिए, उसकी जिद को एक अच्छा मोड़ दीजिए। उसकी अगर एनर्जी ज्यादा है तो उसको काइनेस्थेटिक में लगा दीजिए, उसे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज दे दीजिए, उसको घर में काम दे दीजिए, तो उसकी ये बाहर की जो मस्ती है वो शायद कम हो जाए। फिर कुछ बच्चे हैं अडियल है, सुनेंगे नहीं, हर बात पे रूठेंगे, पंगा लेंगे, मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं कॉर्नर में देख के रहूंगा, मैं सुनूंगा ही नहीं, जो भी खिलाओ मैं थूक दूंगा। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टबर्न, बट समटाइम्स दे हैव अमेजिंग आइडियाज। आप उनको थोड़ा सा कंसिडरेशन दे दो, समझ लो उनको जो चाहिए। अगर वो अपोज कर रहे हैं, अगर आप भी अपोज करोगे तो आपके बीच की केमिस्ट्री अफेक्ट होती है, एक तरह का डिस्कॉर्ड बनता है आप में और आपके बच्चे में, और वो डिस्कॉर्ड उम्र भर नहीं जाता। यू सी सो मेनी एडल्ट्स आर हैव वेरी बैड ओपिनियन अबाउट देयर पेरेंट्स, उनकी बिल्कुल नहीं बनती अपने मम्मी पापा से, जिद्दी हो जाते। क्यों? क्योंकि बचपन में उनके मम्मी पापा उनसे बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं, उनसे जिद में काम करवाया, उस वक्त उनके उनके हाथ में पावर नहीं थी। जब उनके हाथ में पावर आ गई तो उनका अपने मम्मी पापा से बिल्कुल नहीं बनी।
तो अगर आपके बच्चे स्ट्रांग है तो सुन लो उनको जो कहना है। शायद आप सुन के उनको थोड़ा मोड़ सकते हो, उनकी जिद को एक अच्छा शेप दे सकते हो। फिर कुछ बच्चे हैं ना, वो देने वाले हैं, दे आर जेनरस। अपनी चॉकलेट का आधा हिस्सा छोटे भाई बहन को, बड़ी दीदी को आराम से दे देंगे। अपना जो खिलौना है, गेम है, शेयर करेंगे। और कुछ है कि कुछ नहीं देंगे। दे आर वेरी पजेसिव अबाउट देयर थिंग्स। अपनी एक चीज नहीं देंगे। दुकान में जाओ, चॉकलेट लेनी हो तो वहीं से रोना शुरू करते कि मैं भैया को नहीं देने वाला, पूरी चॉकलेट मैं अकेले खाऊंगा। वहीं से रोना शुरू होता है। और कुछ है जो अपने आप कहते कि नहीं नहीं मम्मी, एक चॉकलेट है ना, मैं और दीदी हाफ हाफ खा लेंगे, मैं और भैया खा लेंगे। कोई ले ले तो रोने लगते हैं, नहीं मेरी चीज क्यों लेनी। और दूसरा है जो दे दे। तो शेयरिंग, बिगेस्ट जॉय इज शेयरिंग। लेकिन कुछ बच्चों में वो शेयरिंग नहीं है। और जो बच्चा अपनी छोटी उम्र में भी अपनी चीजें शेयर नहीं कर सकता, वो बच्चा सोशल सेक्टर में काम नहीं कर सकता, वो ज्यादा लोगों में काम नहीं कर सकता। वो रेस्टलेस हो जाता है जब कोई उसकी चीजें यूज करने लगता है। ऐसे माहौल में वो सक्सेसफुल कैसे होगा। आप उसके इंस्टिंक्ट से अलग कुछ कहने को कह रहे हैं उनको। यू आर टेलिंग देम समथिंग डिफरेंट विच इज अगेंस्ट देयर नेचर। तो ये नोट करना है। और कुछ बच्चे हैं ना जो एप्रीहेंसिव है। पहला वाला है, वो भी अकेला है लेकिन वो खुश है। ये अकेली बैठी है लेकिन ये दुखी है या रूठी हुई है। पहले वाली है ना, वो भी खिलौना लेकर सोई है लेकिन उसके चेहरे पे खुशी है। और ये ना, इसको कोई कंपेनियन नहीं है, शायद इसके मम्मी पापा घर से बाहर है, घर में बात करने को कोई नहीं है, रूठी सी है। और फिर खिलौना लेकर उदास सी बैठी है। तो कुछ बच्चे हैं जो रोते हैं बात बात पे, क्योंकि उनमें ताकत नहीं है अपोज करने की। और जो चल रहा है उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो क्या करते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, रोते हैं, छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चे हैं, वो हमेशा नाराज या टेंशन या चुप चुप से रहते हैं, उदास से रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं। घर में मेहमान आते हैं तो वो छुप जाते हैं दरवाजे के पीछे। कुछ है जो खुद ही जाके दरवाजा खोलेंगे। और कुछ है जो बिना वजह छुपेंगे, कोई उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, फिर भी छुपेंगे, मम्मी के पल्लू के पीछे छुपेंगे, दरवाजे के पीछे छुपेंगे, अंदर के रूम में जाके बैठेंगे। हम लोग बोलते हैं कि मानुस गाना है, इसे लोग पसंद नहीं, नेचर है उसका, हर एक का नेचर है, घबराते हैं बात बात पे। तो नोट कर लीजिए, ऐसे जो बच्चे हैं जो के थोड़े से घबराए हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसकी वजह क्या है, ये बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल हो सकता है। दैट इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। एंड इवन इफ आई नो अ फ्यू पॉइंट्स, आज का हमारा वो टॉपिक नहीं कि बच्चा ऐसे क्यों बनता है, वो बहुत डीप है। लेकिन हमारी आज की वो डिस्कशन की ये नहीं है मेन टॉपिक। लेकिन अगर बच्चा ऐसे बन गया है कि थोड़ा सा वो शर्मीला है, थोड़ा सा घबराया हुआ, सहमा हुआ, इज एप्रीहेंसिव, स्लाइटली डोरमेंट, तो नोट कर लीजिए। इस बच्चे को अगर आप डेयर डेविल जॉब्स देने के बारे में सोचो कि नहीं नहीं जाके बोलना चाहिए, करना चाहिए, नहीं कर पाएगा। फिर क्या होगा, उसके अंदर एक बायस हो जाएगा, नहीं नहीं रोता क्यों है, तू जा, उसको जाके बोल, खुद कर, जा आगे जा, क्यों पीछे पीछे रहती है हर वक्त। फिर क्या होगा, उसकी नेचर नहीं है आगे जाने की, और आप उसको हर वक्त फोर्स कर रहे हो। आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत बोल्ड हो जाए, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। तो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होगा, उसको फ्रंट डेस्क जॉब्स नहीं आने वाली, उसको बैक डेस्क ही रहने दीजिए। बैक डेस्क वाले पीपल्स, लोगों की भी जरूरत है दुनिया में, हर इंसान की जरूरत। तो बच्चे की कोर नेचर जो क्या है, वो हमें देखनी है। वो एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है, बाहर जाके बोलने वाला है या ना बोलने वाला है, और उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव। जो बच्चा खुद से हैप्पी है, अपने आप
इंट्रोवर्ट है, लोगों से बात नहीं करता लेकिन अपने आप में खुश है। साइंटिस्ट क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट ही है ना, लैब में अपने आप को गार्ड लेते हैं महीनों तक, पर कॉम्प्लेक्स नहीं है उनमें कोई। तो वो इंट्रोवर्ट है लेकिन वो पॉजिटिवली इंट्रोवर्ट, कोई बात नहीं। फिर कुछ इंट्रोवर्ट्स है जो अभी हमने देखा जैसे शाय है, कॉम्प्लेक्स है, उनको कुछ दिमाग में है कि उनको डर लगता है, वो सहमे से है, दे आर नेगेटिवली इंट्रोवर्ट। फिर पॉजिटिवली एक्सट्रोवर्ट्स है कि जो बोल्ड है बच्चे, बाहर जाते हैं, जैसे हमने देखा कि हेल्पफुल नेचर के हैं, रास्ते पे अगर कोई गिर जाता है तो वो अपने आप से जाएंगे किसी की मदद करने, या अपने आप जाके बात करेंगे, पार्टी में बोलेंगे, सबको एंटरटेन करेंगे। वो एक्सट्रोवर्ट है लेकिन वो पॉजिटिव है। और जो डिस्ट्रक्टिव है वो नेगेटिव एक्सट्रोवर्ट्स है कि तोड़ फोड़ करेंगे, जिनको अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने की बहुत उनका उनको बहुत शौक है, दे लाइक टू शो देयर इंपॉर्टेंस, दे आर प्रैंकी, जोर जोर से रोएंगे, झगड़ा करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारपीट करेंगे, दे आर नेगेटिव एक्सट्रोवर्ट्स। अब इसमें से अच्छा क्या बुरा क्या? नथिंग इज गुड एंड नथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज वेयर इन इट्स प्लेस। हर चीज की अच्छी साइड है और बुरी साइड। मिर्ची है, अच्छी है या बुरी है? अगर आप उसको सब्जी में डालो तो अच्छी है, अगर आप उसको श्रीखंड में डालो तो बुरी है। तो मिर्ची है, उसका इस्तेमाल कहाँ करना है? जहां मिर्ची की जरूरत है वहां मिर्ची का इस्तेमाल करो। शक्कर है, अच्छी है या बुरी है? स्वीट डिश में डालो तो अच्छी है, किसी तीखे वाली डिश में डालो तो खाना खराब होता है, अरे इसमें क्या शक्कर डाली, छी। तो नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड। वी आर जस्ट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अवर चाइल्ड, और फिर हम उसको उसकी राइट्स लॉट देने में मदद कर सकते हैं। उसकी जो अंदरूनी उसका जो स्वभाव है उसको चेंज नहीं करना, उसके स्वभाव के अनुसार या उसके आस पास का करियर, उसके आस पास की लाइफस्टाइल उसको देने की कोशिश करनी है, दैट ही बिकम्स हैप्पी एंड सक्सेसफुल बोथ। उसको बिल्कुल टर्न नहीं करना। दुनिया में हर किस्म के इंसान की जरूरत है, हमें देखना है कि हमारा बच्चा कैसे होगा। अब एक खेल खेलते हैं। इनहेरेंट नेचर बच्चे का क्या है? Those who are there in the meeting can unmute and talk। कि अगर आपका बच्चा सेल्फ इंडल्जेंट है, यानी कि अपने आप से खुश रहता है, he is a positive introvert, तो वो कहाँ पे बेस्ट बैठेगा? व्हाट विल बी द बेस्ट एरिया फॉर हिम इफ ही इज अ सेल्फ इंडल्जेंट चाइल्ड? ही विल बेस्ट फिट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसको शांत एक जगह पे बैठ के रिसर्च करनी है, बाहर की दुनिया से उसका कुछ लेना देना नहीं। अगर आप उसको बोलो कि आप पूरी दुनिया की ट्रैवल करो, बात करके आओ, तो वो हिज नेचर विल बिकम हिज वाइस, वो उसका दुर्गुण हो जाएगा कि ये क्या है, ये किसी से बात ही नहीं कर पाता। अरे वो उसका नेचर है, उसको आप लैब में बिठाओ, वो करेगा। फिर जो हेल्पफुल है लेकिन उनको कुछ रिटर्न्स चाहिए, दो तरह की हेल्पफुलनेस हमने देखी कि एक तरह का बच्चा है जो मदद करता है लेकिन उसको रिटर्न में कुछ चाहिए, वो क्या कर सकेगा? तो वो बिजनेस मार्केटिंग कर सकेगा। बिजनेसमैन कैसे होते हैं? जो अच्छे बिजनेसमैन है ना, वो बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट देंगे आपको, दे ऑलवेज मीन गुड बिजनेस, लेकिन उनको पैसे चाहिए, उनके अगेंस्ट फायदा चाहिए, लेकिन वो अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे। और जो बच्चा है जिसको मदद करनी है लेकिन उसको एक्सचेंज में कुछ नहीं चाहिए, वो कौन से सेक्टर में बैठेगा? सोशल वर्कर, ह्यूमैनिटी सर्विस। जो मदद कर रहा है लेकिन उसको रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, वो बच्चा है वो सोशल वर्क करेगा। जिसको रिटर्न में कुछ चाहिए, अगर आप उसको बोलो कि आपको ये काम करना है कि आपको उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो वहां पे घुट जाएगा, ही विल गेट सफोकेटेड ओवर देयर। अब एक बच्चा है जो बहुत कुछ कॉज के लिए फाइट करता है, ही इज एन ऑनेस्ट, लेकिन वो
फाइटर है लेकिन वो यूं ही नहीं करेगा। जैसे हमने पहले भी देखा कि एक बच्चा है जो खुद ही नीचे जाके मारा मारी करेगा, दूसरा है वो खुद हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन अगर कोई उसे मारता है तो वो उसे जवाब देगा। या कोई उसके दूसरे फ्रेंड को यूं ही पीट रहा है तो वो बीच में जाके इसे बोलेगा कि यू क्यों मार रहे हो, एक थप्पड़ लगवा देगा अपनी फ्रेंड के लिए। क्या वो पुलिस में जाने के लायक है? जो कि सोशल सेक्टर में ही वर्क्स, ही फाइट्स फॉर अ कॉज, ही इज अ रेवोल्यूशनरी, ही इज अ गुड लीडर। जो लीडर्स है उनको रेवोल्यूशनाइज करनी पड़ती है चीजें, उनको झगड़ा करना पड़ता है, लेकिन उनके झगड़े का मकसद न्यूसेंस नहीं है, कुछ रेवोल्यूशन लाना है। पुलिस में है, आर्मी में है, उनको फाइट करना पड़ता है, पुलिस को बीच में पड़ना पड़ता है। अगर रास्ते पे कोई गुंडा मवाली है किसी को परेशान कर रहा है तो ही नीड्स टू बी अ फाइटर पुलिसमैन। अगर वो सेंटली है, नहीं नहीं दुनिया सब है अच्छे लोगों से, वो पुलिस की नौकरी नहीं कर पाएगा। तो इफ अ पर्सन इज फाइटिंग फॉर कॉज, इफ योर चाइल्ड फाइट्स फॉर कॉज, कैसे समझ में आएगा? मम्मा वो था ना, मेरी ये फ्रेंड है ना, उसने उसको ऐसे ही मारा तो मैं गया बीच में, मैंने बोला ऐसे नहीं मारते। ही इज फाइटिंग फॉर कॉज। और दूसरा है न्यूसेंस मेकर है, अपने आप ही कुछ करेगा, जाके किसी को थप्पड़ मारेगा, किसी की टांग खींचेगा, किसी की चीज लेगा और फेंक देगा। ही क्रिएट्स न्यूसेंस। वो बैड लीडरशिप है। सोसाइटी में जो ऐसे ही करते हैं ना, मोर्चे लेके जाते हैं, टिट फॉर टैट, उसने मुझे ये किया मैं उसको ये करूंगा, इस टाइप के कॉजेस में जो जो न्यूसेंस मेकर है वो अच्छे बैठते। वहां पे बहुत डिसेंट लोग काम नहीं करते। हमारे फिल्मों में जो अच्छे गुंडे होते हैं ना, जब हमारे हीरो गुंडे होते हैं कि कुछ गलत काम चल रहा है सोसाइटी में तो वो जाके रोकेंगे। तो आपका बच्चा न्यूसेंस मेकर है तो वो क्या गलत चीज है? नहीं, उसकी जो न्यूसेंस मेकिंग इंस्टिंक्ट है उसको आप अच्छा चैनल दे दो कि जहां पे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करने वाले लोग भी सोसाइटी में होना जरूरी है। शायद आपका बच्चा वैसे हो सकता। तो देर इज नथिंग बैड, नथिंग रॉन्ग, वी जस्ट नीड टू गिव अ राइट चैनल टू अवर चाइल्ड। और जो शाय बच्चे हैं, थोड़े से शर्मीले सहमे हैं, वो उनको कभी फ्रंट डेस्क जॉब नहीं, दे विल फिट बेस्ट इन बैक डेस्क जॉब। ऑफिस के पीछे वाले डेस्क पे बैठेंगे, कुछ अपने आप काम करेंगे, और आगे वाले डेस्क पे जो लोग बैठे उनको हैंड ओवर करेंगे। उनको लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं। तो ये अगर आप शांति से देखेंगे, दिस यू विल गेट दिस वीडियो लेटर ऑन, तो दिस विल गिव यू इंसाइट्स। इसके साथ साथ ये हमने एक एक बच्चे की हमने एक स्ट्रीम देखी नेचर की, जो खुश है, रहता है, झगड़ालू है, रोने वाला है, मददगार है, कैसा है। उसके साथ साथ अगर वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी है, उसको बहुत अच्छा लगता है, आप उसको कागज कपड़ा कुछ भी दे दो, ही विल मेक नाइस नाइस थिंग। देयर आर सो मेनी पेरेंट्स हु टेल अस कि उनकी उम्र के हिसाब से क्या मॉडल्स बनाता है। छुट्टियों में उनको वो एक्टिविटी वर्कशॉप्स बहुत पसंद है, जाके कुछ सीख के आएंगे, या घर में मम्मी को मदद करेंगे, या घर में कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनाएंगे। तो वो क्रिएटिव है। एक बच्चा है जिसको आप कागज दो तो वो उस पे सम करेगा। एक बच्चा है उसको आप कागज दो तो उसपे वो ड्राइंग करेगा। एक बच्चा है उसको आप कागज दो तो वो उसकी कुछ मॉडल बनाएगा या बोट बनाएगा। और एक बच्चा है उसको आप कागज दो, उसको वो उसका बॉल बना के खेलेगा। सी सो मेनी शेड्स द चाइल्ड इज टेलिंग यू what he is liking. Just give a sheet of paper to a child and see how he uses it. That will tell you what is his inherent liking without telling him to do. कुछ भी करो आपको जो अच्छा लगे तो आपको उसके नेचर की ट्रेंड समझ में आती है। फिर कुछ बच्चे हैं ना, सेल्फ लर्नर्स है, आप उनको एक जिक्सॉ लाके दे दो या कुछ ऐसे मॉडल्स बनाने के, अपने आप पिक्चर में देख देख के वो खुद से गाड़ी बना देंगे, भले उसमें जितना टाइम जाए। वो किसी से नहीं पूछेंगे। या कोई गेम सीखना है तो उनको बुक, अगर विजुअल सेल्फ लर्नर है, अगर ऑडिटरी सेल्फ लर्नर है तो वो कैसेट सुन के मॉडल बनाएगा।
देखिए यहाँ पे कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं। जो जिसको सुनना पसंद है वो सुनेगा, इंस्ट्रक्शंस के ऑडियो है वो सुन सुन के मॉडल बनाएगा। विजुअल सेल्फ लर्नर है वो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए है वो देख देख के बनाएगा। और काइनेस्थेटिक सेल्फ लर्नर है वो वीडियो देख देख के खुद मॉडल बनाएगा। उसको आप वीडियो चला दो वो देखेगा एक एक स्टेप कैसे बन रही है। तो कैसे आप लर्निंग टाइप और नेचर को कंबाइन करके बच्चे की पर्सनालिटी का एक ग्राफ बनाना है आपको अलग अलग लेवल पे, और उन सबको जोड़ के बच्चे को क्या सबसे अच्छा है ये आपको ढूंढना है और ये आपको समझना है। तो कुछ बच्चे जो है सेल्फ लर्नर्स है, खुद ही सीख लेते हैं। कुछ बच्चे हैं जो नेचुरली लीडर्स है। 4 बच्चे खेल रहे हैं ना, तो एक बच्चा है ना जो नेचुरल लीडर है, वो बोलेगा चलो चलो हम लोग ऐसा करते हैं, आप वहां पे खड़े हो जाओ, आप आज हम लोग ये खेलेंगे, आप वहां खड़े हो आप। तो सब लोग बोलेंगे हाँ ये दादा है हमारा। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता दोस्तों को, लेकिन उसमें एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है। या कुछ ड्रामा सेट करना है, सोसाइटी में कुछ प्रोग्राम करना है, घर में कुछ फंक्शन करना है, ही विल टेक द लीडरशिप चेयर कि मैं कहता हूँ जैसे आप करो। और कुछ है ना वो नेचुरल फॉलोअर्स है कि वो पीछे रहना पसंद करेंगे। अगर कुछ प्रोग्राम बन रहा है ना तो वो जस्ट ऑब्जर्व करेंगे, और कोई कहेगा ऐसे ऐसे करना है तो ये कहेंगे हाँ 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 ओके ओके मैं करूंगा, आप मुझे बोलो क्या करना है वो मैं करूंगा। दे कैन फॉलो इंस्ट्रक्शन, दे कैन नॉट गिव इंस्ट्रक्शन। नेचर है, गलत कुछ नहीं है। सोसाइटी में लीडर्स की भी जरूरत है, फॉलोअर्स की भी जरूरत है। आपका बच्चा कैसे है? अगर वो लीडर है तो उसको लीडरशिप वाले काम देने चाहिए, अगर वो फॉलोअर है तो उसको फॉलोअर रहने दीजिए। पीए टू जीएम भी जरूरी है। हर किसी को मैनेजर नहीं, उसके पीए भी चाहिए, उसके साथ काम करने वाले, उसके इंस्ट्रक्शंस लेने वाले भी चाहिए। तो और वो एकाध उसमें ऐसी कला है ना आपके बच्चे में, एकाध कला है जो उसके उम्र के हिसाब से बिल्कुल अनूठी है। It's a very rare instinct that your child is showing. Some children, they can be in music like anything. Naturally, they can play harmonium, they can play tabla without anybody teaching. घर में म्यूजिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ बच्चे वो मॉडल्स बनाते हैं, कुछ बच्चे वो म्यूजिक में, डांस में छोटी उम्र में ऐसे फटाफट सीखते हैं। या कुछ बच्चे हैं ना उनको बचपन से कुकिंग ही पसंद है, छोटी उम्र से उनको बस कुकिंग करना है। कुछ है जो आउटडोर जाएंगे अच्छे अच्छे मॉडल्स। तो कुछ ऐसी इंस्टिंक्ट अगर आपको आपके बच्चे में दिखती है जो कि अलग है सबसे, तो फील यू आर द ब्लेस्ड वन। योर चाइल्ड हैज ऑलरेडी शोन what he wants to be, where he wants to go. Just observe that instinct and encourage it as much as you can at the cost of anything. अगर बच्चा बढ़िया से कुकिंग कर रहा है तो प्लीज उसको डांस, म्यूजिक, कराटे सिखाने के पीछे मत पड़िए। उसे स्कूल की पढ़ाई करने दीजिए, उसको साथ साथ अच्छी अच्छी कुकिंग आप घर में करवाइए, उसको वीडियोस दिखवाइए, उसको ऑडियोस दिखवाइए। ऑडिटरी शेफ, ही इज अ विजुअल शेफ, ही इज अ काइनेस्थेटिक शेफ। उसे दे दीजिए चीजें, उसे कुकिंग जो भी लाइन वो दिखा रहा है मुझे ये आ रहा है, वो बच्चा ब्लेस्ड है, प्रोडिगल है, कुछ लेके आया है। उसे उसी लाइन में करियर देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। इफ इज ऑलरेडी शोइंग यू व्हाट ही इज गॉट। फिर और एक बार और एक बार खेल लेते हैं कि जो बच्चा डिमांडिंग है, लीडर है, उसे बॉस बनना चाहिए, क्योंकि बॉस को हमेशा डिमांडिंग होना चाहिए। बॉस अगर कहे कि हाँ कुछ भी चलेगा, टीम हाँ टीम क्या करते हैं, ही कैन नॉट बी अ बॉस। ही हैज टू गिव इंस्ट्रक्शंस कि मुझे ये चीजें इस तरह से चाहिए। तो लीडर एंड डिमांडिंग ट्रेट हैज टू बी अ बॉस। जो सबमिसिव है, जो फॉलोअर टाइप है, उसे फॉलो करना चाहिए। ये बेस्ट फिट इन द फॉलोअर्स चेयर, नॉट इन द बॉसेस चेयर। तो जैसे मैंने कहा कि अब हमारे कुछ प्लेयर्स ही है, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, दे लेफ्ट कैप्टनसी एट वन पॉइंट कि वी वांट टू बी प्लेयर्स।
हमें वो कैप्टनसी का नहीं चाहिए, लीडरशिप का। हम लोग खेलेंगे तभी हमारा खेल उभर आएगा। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन फॉलोइंग। इफ यू आर अ फॉलोअर, बी अ गुड फॉलोअर, बी द बेस्ट फॉलोअर ऑफ योर बॉस, बी द फेवरेट ऑफ योर बॉस। जो डिसिप्लिन्ड है वो प्रेजेंटेशन इंडस्ट्री में जाएंगे, जहां पे आपको मॉडल्स बनाने हैं, लोगों को इम्प्रेस करना है आपकी प्रेजेंटेशन से। वो इंसान खुद से डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। और जो डिसिप्लिन्ड है वही मल्टीपल हैंडलिंग करेगा। 4-5 चीजें एक साथ में संभलनी है उसके लिए। उस शख्स का जो खुद ही मैसी है, जिसका अपने आप में ही कुछ नहीं है, he will not be able to handle multiple things at a time। जो मैसी है वो शायद बॉस बनेगा, क्योंकि बॉस को इंस्ट्रक्शंस देने हैं। उसको दिमाग में चाहिए कि मुझे ये चीजें चाहिए। उसके जो फॉलोअर है उसको मैसी नहीं होना चाहिए। शायद जो मैसी है लेकिन जो इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प है, उसके बहुत आइडियाज है, ही विल नीड अ परफेक्ट पर्सनल असिस्टेंट, देन ही कैन बी अ गुड बॉस। अदरवाइज मैसी पीपल विल हैव टू थिंक के क्या करे। जो ऑनेस्ट है, बिल्कुल ऑनेस्ट है, कभी झूठ नहीं बोलते, वो नोबल जॉब्स करेंगे। जो मैनिपुलेटिव है, ये उंगली का वो उंगली पे ऐसे चढ़ा देंगे। कुछ चीज गिरी है लेकिन बोलेगी मुझसे नहीं गिरी, वो मुझे उसने धक्का दिया है जो। और दूसरा जो बच्चा है ना, वो ऑनेस्टली बोलेगा मम्मी मेरे हाथ से गिर गई, भले रोएगा पर वो बोलेगा कि मेरे हाथ से चीज गिर गई, टूट गई। और दूसरा मैनिपुलेटिव है, वो क्या बोलेगा, उसने मुझे धक्का दिया इसलिए मुझसे गिरी, मुझसे नहीं गिरी, उससे हाथ से गिरी, मैंने नहीं किया। बात को यूं घुमा देते हैं ना, वो ट्रेडिंग अच्छी कर पाएंगे। ट्रेडिंग में आपको बहुत मैनिपुलेटिव होना होता है। आपके सामने जो गिराक है, जो कस्टमर है, उसको देख के आपको चेंज करना पड़ता है आप जो बोल रहे हो। एक बार हम लोग गए थे, दिल्ली गए हुए थे, तो कोल्ड ड्रिंक, मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मम्मी को अप्रीहेंशन थी कि ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं देनी मुझे। तो हम लोग एक कोल्ड ड्रिंक के स्टॉल पे गए और हमने पूछा कोको कोला है? उस वक्त कोको कोला चलती थी, 40-50 साल पहले की बात है। कोको कोला है? तो हाँ है। ठंडी है क्या? अब लोग तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीने आते हैं। तो उसने बोला हाँ बिल्कुल ठंडा है। तो मेरी मम्मी ने कहा फिर नहीं चाहिए, क्योंकि उसे मुझे ठंडी कोको कोला नहीं देनी थी। तो इमीडिएटली बोला नहीं 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 नहीं, उतना ठंडा नहीं है। तो ठंडा था कि नहीं, उसको ट्रेड करना था, उसको उसकी कोको कोला बेचनी थी। तो ये मैनिपुलेटिव नेचर है, ये ट्रेडिंग में बहुत जरूरी है। और जो हाई एनर्जी वाले लोग हैं ना, उनको मूवमेंट वाले जॉब्स चाहिए। जो काइनेस्थेटिक है, जो बहुत ज्यादा उनका स्टैमिना है, एनर्जी है, उनको ट्रैवलिंग वाले जॉब या फ्लोर वर्क वाले जॉब, उनको वो बैठक वाले जॉब नहीं देने हैं। जो 8-8 घंटे बैठ के काम करने, दे विल बी रेस्टलेस, दे नीड अ जॉब विद मूवमेंट, आइदर ट्रैवलिंग और वॉट एवर। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें देखती है। जो इंटेलिजेंट टॉकर्स है, जो अच्छी तरह से अपना मुद्दा दूसरे को समझा सकते हैं, और ये बहुत छोटी उम्र में हम नोट कर सकते हैं। एक बच्चा है जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, मतलब है ना मम्मा, वो ना एक्चुअली ही डजंट हैव एन एक्सप्रेशन, उसके दिल में कुछ है लेकिन वो उसको वर्ड नहीं कर पा रहा। और दूसरा है, वो बड़ी होशियारी से हमें उसकी पूरी बात समझाएगा, स्कूल में जो हुआ वो पूरा डिटेल में बताएगा। ही इज एन इंटेलिजेंट टॉकर। गिव हिम अ जॉब विच नीड्स टॉकिंग, गिव हिम अ जॉब विच नीड्स टॉकिंग, एक्सप्रेसिंग। फिर जो सेल्फ प्रमोटर है, इंटेलिजेंट टॉकर है, वो काउंसलिंग भी कर सकते हैं, दूसरे को कुछ समझाना है। फिर जो सेल्फ प्रमोटर है, वो क्या करेंगे, शोबिज में, जिनको अपने आप को प्रोजेक्ट करना आता है, देखो मैंने कितना अच्छा है। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम करेंगे और चुप रहेंगे, बोलेंगे भी नहीं। दे कैन नॉट बी इन शोबिज। पीपल इन प्रेजेंटेशन इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली नीड टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स। तो जो सेल्फ प्रमोटर है, बचपन से कुछ अच्छा किया तो सबको जाके दिखाएगा, मम्मी मैं बाजू वाली आंटी को भी बता के आऊं मैंने कैसे किया, या मुझे मेडल मिला। कुछ बच्चे हैं जो मेडल अपने बैग में ही रख देंगे, फिर टीचर का कॉल आता है, अरे मेडल, अच्छा मेडल मिला क्या? हाँ मम्मा मिला, वो मेरे बैग में।
ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन शोइंग ऑफ। और दूसरा है, इतनी सी चीज हो गई, आके बोलेगा, खुद को बोलेगा, मम्मी को, नानी को, दादी को, सबको फोन, बाजू वाले को बोलेगा, इसको, ए मैंने ये किया, मैंने ये किया। ही इज अ सेल्फ प्रमोटर, ही विल बी गुड इन शोबिज। फिर इम्पल्सिव बच्चे हैं, मतलब फटाक से कुछ करेंगे, दिमाग में आया किया, एकदम दिमाग में आया, नीचे गया, पत्थर लेके आया, कुछ काम किया, एकदम दिमाग में आया, किचन में गया, कुछ खा के आया, एकदम दिमाग में आया, बुक पढ़ के पढ़ने लगा, एकदम दिमाग। इम्पल्सिव नेचर है। हमें लगेगा कि इनका सोसाइटी में क्या काम है, जो झट से डिसाइड कर सकते हैं, या कोई उनसे पूछे तो उनके पास पैट आंसर्स होते हैं, वो सोचना नहीं पड़ता उनको, एक सेकंड में बोल देंगे। होटल में जाएंगे, एक सेकंड में बोल देंगे मुझे ये खाना है, बस, नो डिस्कशन। और दूसरे जो सोचते बैठेंगे क्या खाऊं क्या ना खाऊं। तो जो इम्पल्सिव है, उनकी क्या जगह है, उनकी जगह ट्रॉमा सेंटर में है। ट्रॉमा सेंटर में जो एक्सीडेंट केसेस आते हैं, वहां पे सोचने का एक सेकंड का भी टाइम नहीं है। जितनी जल्दी हो सके वो डिसीजन ले, अच्छा है। फिर जो बच्चे पेशेंट है, शांत है, वो काउंसलिंग कर सकते हैं। जो सामने वाले की बात समझ सकते हैं, वो काउंसलिंग कर सकते हैं। जो होम सिक है, जो घर से बाहर नहीं रह सकते, उनको हॉस्टल में रखने के बारे में ना सोचे। आने वाली पढ़ाई में कुछ अच्छे उनको चांसेस मिल रहे, लेकिन हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, वो नहीं रह पाएंगे, होम सिक हो जाएंगे। उनको घर में रहने दीजिए, सेकेंडरी कोर्स करेंगे चलेगा, लेकिन उनको घर से दूर मत रखिए, उनका सारा करियर ग्राफ बिगड़ जाएगा। जो अडेप्टिव है, कहीं भी रहते हैं, जहां जाओ वहां सेट हो जाते, वो घर से दूर रह सकते, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, फिर कुछ वर्कशॉप्स है, 10 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, घर से दूर रह सकते। और जिनकी लो है, उनको टेबल जॉब्स दे दीजिए, उनको ज्यादा दौड़ाना नहीं है। जिनकी हाई एनर्जी है, उनको हमें मोबाइल जॉब्स देनी है, और जिनकी लो एनर्जी है, उनको हमें टेबल जॉब्स। तो इनहेरेंट नेचर क्या है बच्चे का, वो कैसे सोचता है। म्यूट करिए, दोज हु आर टॉकिंग प्लीज म्यूट योरसेल्फ। म्यूट कर लीजिए, थैंक यू, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो बच्चे की इनहेरेंट नेचर आपको बोलेगी कि वो कहाँ पे फिट होता है, एंड देयर विल बी कॉम्बोज, कॉम्बिनेशन। जो बहुत होशियार है और अपने आप में खुश है, रिसर्च करेंगे। जो बहुत होशियार नहीं लेकिन अपने आप में खुश है, बिजनेस करेंगे। जो मेसी है, कुछ कुछ उन पे डिसिप्लिन नहीं है, झट से सोचते हैं, क्रिएटिव है, दे आर डिसीजन मेकर्स। जो डिसिप्लिन्ड है और बहुत पेशेंट है, वो किसी के असिस्टेंस कर सकते हैं। जो सबमिसिव है, वो होटलिंग में या सर्विस इंडस्ट्री में आ सकते हैं। जिनकी एनर्जी बहुत हाई है, वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, एथलीट्स हो सकते हैं। जिनके एनर्जी बहुत कम है लेकिन उनको एक्टिविटी चाहिए, वो प्रोजेक्ट मॉडल्स कर सकते हैं। तो आपके बच्चे की पूरी नेचर कैसी है, उसके हिसाब से उसको क्या देखना है। बच्चे को आर पार देखने की कोशिश कीजिए। See a child, if you could try to understand me rather than try to change me, this parenting thing would be a whole lot easier. बदलना नहीं, बच्चे को जैसा है वैसा उसको समझिए, उसके हिसाब से उसकी पेरेंटिंग कीजिए। टाइम्स आर चेंजिंग फास्ट। जो बातें 10 साल पहले चल रही थी, आज नहीं चलती। 10 साल पहले व्हाट्सएप नहीं था, 10 साल पहले चैट जीपीटी नहीं था, 10 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी। कल की और आज की बात बहुत अलग है। और जब तक आपके बच्चे जो आज 5 और 9 साल के बीच में है, वो बच्चे जब और 10 साल के बाद मेन स्ट्रीम में आएंगे, तब कितनी सारी चीजें बदल गई होंगी। होम स्कूलिंग नॉर्मल हो जाएगी, स्टैंडर्ड स्कूलिंग जरूरी नहीं है। फिर एक स्टैंडर्ड मेथड है पढ़ाने की, नहीं, पर्सनलाइज मेथड। जैसे मैंने कहा, काइनेस्थेटिक बच्चा है,
उसको मॉडल होम स्कूलिंग के कितने एप्स है आज जो हर बच्चे को उसके तरीके से पढ़ाते हैं। ग्रुप लर्निंग क्लासरूम में होती थी, अब बच्चा घर में बैठ के, कोरोना ने हमें बहुत बड़ी बात दे दी कि हर बच्चा अपने घर में बैठ के अकेला पढ़ रहा है। फिर टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, उनको मेंटोर कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कैसे पढ़ाना है। बाय हार्ट नहीं करनी है चीजें, वो तो माउस क्लिक पे मिल जाती है, गूगल पे मिल जाती है, ज्यादा बाय हार्ट की जरूरत नहीं है। समझना है, जो समझा है उसे अप्लाई करना है। बुक्स नोटबुक्स की जगह टैब्स लेगा, लाइब्रेरीज फिजिकल बुक्स की जगह इंटरनेट लेगा। और एग्जाम्स मार्क्स नहीं चाहिए, अब प्रोजेक्ट्स चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए। जब तक आपके बच्चे मेन स्ट्रीम में आएंगे, मार्क्स और डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे को कितने मार्क्स मिले, अगर वो प्रेजेंट कर पाता है तो वो सरवाइव करेगा। इस स्लाइड को बार बार देखिए आप, जब मैं यूट्यूब पे इसको अपलोड करूंगी, इसको बार बार देखिए और अपने आप में सोचिए कि बच्चे को कौन सी चीज के लिए फोर्स करना है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। 10 साल के बाद उसके लिए क्या आपको उसको फोर्स करना है? ये पढ़ो, ये करो, स्कूल में मार्क्स लाओ, ये सब्जेक्ट करो, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो। Artificial intelligence will take over everything. Society will not need rote engineers, rote doctors, rote physiotherapists. मशीन आ जाएगी जो आपको फिजियोथेरेपी दे देगी, मशीन आ जाएगी जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी नहीं चाहिए, मशीन आएगी वो जो आपके सारे हिसाब कर देगी। तो उसके लिए बच्चे को अब परेशान करना है या नहीं? गिव इट अ वेरी वेरी सीरियस थॉट। लेट चिली बी अ चिली। अगर आपके बच्चा मिर्ची है तो उसको मिर्ची रहने दीजिए। ट्राई टू मेक इट द बेस्ट चिली। वो मिर्ची को गुड़ बनाने के चक्कर में मत पड़िए। वो जैसे है उसकी जगह कौन सी है, मिर्ची की जगह कौन सी है, वो जगह उसे दे दीजिए। इट विल बी एन एसेट। अगर आप भेल बना रहे हो उसमें मिर्ची नहीं है, मजा नहीं आएगा। मिर्ची डाल दो तो वो सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो आपका बच्चा जो है उसे उसकी अपनी सही जगह पे पहुंचाओ। ही विल बी एन एसेट टू द प्लेस ही इज। डोंट ट्राई टू चेंज, मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट योर चाइल्ड इज गेटिंग। जो भी घर में कर रहा है उल्टा सीधा कपड़े कभी अपने आप पहनता है उल्टा, गुस्सा मत होइए। इतना भी नहीं समझ में आता कौन सी टी शर्ट कौन सी पैंट, बाहर जाना है ये पहन के आएगा तू, गिव हिम द लिबर्टी। क्या फर्क पड़ता है? एक दिन उल्टी सीधी चड्डी पहन के आया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ खाने को दिया पूरा मेस कर दिया, यहाँ वहां गिरा दिया, क्या फर्क पड़ता है? एक दिन आपकी दाल गिर गई, एक दिन आपकी सब्जी गिर गई, उसकी कॉन्फिडेंस नहीं ब्रेक करनी है। एक दिन उसको ऐसे, आपकी मुन्नी को ऐसे सजना है, 2 पाव में 2 अलग मोजे पहनने हैं, उसको ये फ्रॉक पहनी, उसके नीचे ये पैंट पहनी, फिर उसको ये स्कार्फ गॉगल पहनी। चलिए ना, उसके दिल का होने दीजिए। आप अपने डिसिप्लिन में उनको ना ढालिए। उनको भी समझ में आता है कि अरे गड़बड़ होगी। मिस्टेक्स आर ओके, दे आर नॉट मिस्टेक्स, एंजॉय देम। उनको फ्रीडम दे दीजिए छोटी छोटी बातों में, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादा। अगर वो छुरी लेके बैठे और कहे कि मैं अपनी उंगली काटूंगा तो उसको रोकना है। लेकिन वो अगर कहता है कि मम्मा मुझे ककम्बर काटनी है, तो उसको एक ब्लंट सा नाइफ दे दो। क्या होगा? ककम्बर टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, उल्टा सीधा कटेगा। तो उसको फियरलेस, तभी उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मेरे अपने हैं, मैं कुछ गलत करूं तो भी वो डांटेंगे नहीं। मुझे अपनी एक्सप्रेशन के लिए फ्रीडम है, मुझे हर वक्त मेरे पेरेंट्स को सोचना नहीं है, मुझे चॉइसेस है। आप उसके सामने 2 ड्रेसेस रखो, उसको चॉइस लेना सिखाओ, तभी वो आगे जाके चॉइस ले पाएगा, करियर चॉइसेस। नहीं तो 10th स्टैंडर्ड तक आप डिसाइड करोगे वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कौन सी क्लास में जाएगा, कौन सी एक्टिविटी। व्हेन विल ही लर्न टू चूज? लेट हिम चूज, गिव हिम ऑप्शंस। ये 2 है 3 है, इसमें से आपको एक चुनना है। ट्रेन हिम टू टेक द ऑप्शन। और छोटी मोटी गलतियां एंजॉय करिए, हंसिए, ओ माय गॉड, प्यार करिए उसको।
बहुत ज्यादा हंसिए, ये मोमेंट्स एंजॉय करिए, उनकी उल्टी सीधी जो है वो, उनको हर वक्त डिसिप्लिन में डालने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन क्या है? जो इम्पॉसिबल नहीं है उसको पॉसिबल करना मोटिवेशन नहीं है। चांद को छूना इम्पॉसिबल है। अगर आप बच्चे को बोले नहीं नहीं एक दिन आप एस्ट्रोनॉट बन ही सकते हो, आप चांद को छू ही सकते हो, तो ये मोटिवेशन नहीं है। जो उसकी स्कोप के बाहर की चीज है वो उसको मोटिवेट। मेरे पास एक बहुत साल पहले आई यूज्ड टू गेट अ गर्ल जिसको 7th स्टैंडर्ड में स्क्वायर की डेफिनेशन भी नहीं आती थी। 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 में एक दिन पढ़ा के भेजती थी, दूसरे दिन वो ब्लैंक होके आती थी। और उसके पापा उसको कहते थे नहीं बेटा आपको आईएएस बनना है। जो नहीं बन सकती वो उसको कहना इज नॉट मोटिवेटिंग। मोटिवेशन इज मेकिंग व्हाट इज पॉसिबल टू बी बेस्ट पॉसिबल। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। मोटिवेशन इज नॉट मेकिंग द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जो पॉसिबल ही नहीं है उसको पॉसिबल करना मोटिवेशन नहीं है। जो पॉसिबल है उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं उसके लिए मोटिवेट। अगर आपको उसमें एथलीट इंस्टिंक्ट्स दिख रहे तो उसको एथलीट बनाओ, उसको और रनिंग क्लासेस दे दो, उसको स्विमिंग दे दो, उसको और आप ट्रेनर दे दो, कोच दे दो कि मेरे बच्चे में मुझे दिख रहा है। लेकिन जो बहुत थक रहा है, जिसकी फिजिकल एक्टिविटी की इंस्टिंक्ट ही नहीं है, उसको अगर आप बोलोगे नहीं नहीं आपको कराटे आना ही चाहिए, दुनिया में जियो, देयर इज नथिंग विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। तो इट इज मेकिंग द पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल। सिस्टमैटिक थॉट एंड इनहेरेंट पेरेंटल अर्ज। जो पॉसिबल है, आपको आपके बच्चे में एक चीज दिखाई दे रही है, उसको कैसे शेप करना है, उसके लिए एक सिस्टमैटिक प्लान बनाइए जितनी छोटी उम्र से आप कर सकते हैं बच्चे के। उसके लिए आप उसके बाकी चीजें कम करवा दीजिए। उसमें उसकी जो इंस्टिंक्ट म्यूजिक है, तो वो म्यूजिक सीख रहा है ना, फिर वो स्कॉलरशिप ना दे, फिर वो ड्राइंग क्लास ना करे, फिर वो जूडो कराटे ना करे, फिर वो स्विमिंग ना करे, नो प्रॉब्लम। स्कूल की पढ़ाई करने दीजिए, म्यूजिक। वो क्या कर रहा है उसको टाइम दीजिए, उसको स्पेस दीजिए, उसको अच्छा कोई कोच दीजिए। तो सिस्टमैटिकली प्लान करिए। और हम हमारे दिल में एक इच्छा होनी चाहिए, तो हम बच्चे को उसकी बेस्ट पॉसिबल हाइट तक लेके जा सकते हैं। वो जो लेके आया है, वो जो पैकेज लेके आया है, उसे अनफोल्ड करना है, उसको ग्रूम करना है, उसे और ज्यादा निखारना है। दैट इज मोटिवेशन। ओके, नाउ दिस इज अबाउट द नॉन एकेडमिक ऑब्जर्वेशंस। उसके साथ साथ ये जो छोटे एज है बच्चे की, फर्स्ट 5 years and also up to 10 years, what is most important is that they have the basic language and mathematical skills. बेसिक लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल्स, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी चीजें उनके हिसाब से, उनकी पसंद से, किसी को साइंस पसंद है, किसी को हिस्ट्री पसंद है, ठीक है। लेकिन उसकी लैंग्वेज अगर अच्छी है तो यू शुड बी एबल टू प्ले विद हिम टू एनहांस हिज लैंग्वेज। ये एक गेम है वर्ल्ड। अब मेरे अंदर की टीचर जाग गई है। नाउ आई विल गिव यू सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एकेडमिकली पॉसिबल थिंग्स जो आप घर पे कर सकते हो, खेल खेल में करना। तो ये बहुत सारी गेम्स मैं आपको अब बोलूंगी। ये एक वर्ड बिल्डिंग गेम है, भेंड्या आपण ज्याला अंताक्षरी, कि पहले लेटर के लास्ट लेटर से नया वर्ड शुरू होगा। इस तरह से आप खेल सकते हो बच्चे से। अब उसमें लेवल्स कैसे करनी है, देखिए उसमें भी आप बच्चे को एक स्मॉल लेवल से हायर लेवल तक लेके जा सकते हो। कोई भी वर्ड, जैसे मैंने यहाँ किया है, कैट है, टॉम है, बास्केट है, टेम्पो है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन टू द वर्ड आई एम यूजिंग। द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज दैट अंताक्षरी होनी चाहिए, कि पहले लेटर के लास्ट, और पहले वर्ड के लास्ट लेटर से दूसरे वर्ड का शुरू होना जरूरी है। कोई भी वर्ड इज लेवल 1। लेवल 2 हम चुनेंगे कि सिर्फ 3 लेटर वर्ड्स है। तो अगर कैट 3 लेटर है तो टी से शुरू होने वाला 3 लेटर वर्ड चाहिए, मुझे टैप चाहिए। फिर अगेन पी से शुरू होने वाला 3 लेटर वर्ड चाहिए, पैन चाहिए। फिर एन से शुरू होने वाला 3 लेटर वर्ड चाहिए, नेट चाहिए। तो एक लेवल अप हो गई, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन आ गई। पहली लेवल है कोई भी वर्ड ले,
दूसरी लेवल है एक नंबर ऑफ लेटर्स आप डिस्कस करो, उसमें भी 2 लेटर 3 लेटर बहुत कॉमन होते हैं, 4 लेटर मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर बच्चा अगर बड़ा है, बहुत मजा आने लगे, तो 5 लेटर आप उसकी डिफिकल्टी लेवल जितनी चाहे बढ़ा सकते। लेवल 3, और ये हम लोग सिर्फ इंग्लिश में नहीं, वी कैन डू इट इन मराठी, हिंदी, विच एवर लैंग्वेज। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिया है। लेवल 3, एक टाइप के वर्ड्स कि अंताक्षरी खेलनी है, लेकिन सिर्फ एनिमल्स की, कि पहले कैट है तो दूसरा टर्की, फिर तीसरा याक, फिर चौथा कैंगरू। आई वॉन्ट अंताक्षरी ऑफ एनिमल्स, आई वॉन्ट अंताक्षरी ऑफ नेम्स। ये तो हम लोग हमेशा खेलते हैं, लेकिन ये बहुत ब्रेन एनहांसिंग वोकैबुलरी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस है, बच्चे की वर्ड पावर बहुत बढ़ती है इससे। फिर वर्ड बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्पीच, सिर्फ नाउन लेंगे, नाम लेंगे या सर्वनाम लेंगे या क्रियापद लेंगे। फिर दोनों कंबाइन, डेफिनेट नंबर ऑफ लेटर्स, और मतलब 3 लेटर एनिमल, 3 लेटर नाउन, 4 लेटर एडजेक्टिव, 4 लेटर प्लेसेस। जितनी कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ाओगे, उतना बच्चे का जो वर्ड पावर है, वोकैबुलरी है, वो बढ़ेगी। ये ब्रेन के एसोसिएटिव एरियाज को डेवलप करता है, ये ब्रेन की कॉग्निशन को बढ़ाता है, समझने की ताकत को बढ़ाता है, ये मेमोरी बढ़ाता है क्योंकि नेक्स्ट टाइम बच्चा याद रखेगा, ये बच्चे की कॉमन सेंस बढ़ाता है, ये बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ाता है, ये बच्चे की बोलने की ताकत को बढ़ाता है। अगर बच्चे की वर्ड पावर अच्छी है ना, तो वो जब बोलना शुरू करेगा, उसे अच्छे अच्छे वर्ड्स याद आएंगे। वरना उसको बोलना है लेकिन उसको वर्ड ही नहीं याद आ रहा है, क्या उसको, मतलब क्या, when he knows the word will come pat and his speech will be very very effective। ये छोटे छोटे गेम्स हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव गेम्स हैं। तो ये एक हो गया फन विद वर्ड्स। फिर अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। आई वेट फॉर अ मिनट। देखिए, अगर आप इस वर्ड को अनस्क्रैम्बल कर सकते हो तो। इट इज ब्यूटिफुल। लेटर्स को उल्टा पुल्टा अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ये एक बहुत ही इफेक्टिव गेम है। आप किसी अच्छे प्रोवर्ब को, किसी अच्छे वर्ड को अनस्क्रैम्बल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इसको अनस्क्रैम्बल करने की। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो यहाँ पे। इट इज कॉम्बिनेशन। कोशिश कीजिए। यूनिवर्सल। जब आप बाद में वीडियो देखोगे, इस तरह के हजारों वर्ड्स बन सकते हैं। पेरेंटिंग, एग्जॉस्टेड। तो ये एक बहुत बढ़िया गेम है। इसके ब्रेन के जो एसोसिएटिव एरियाज है ना, मतलब जो उल्टी पुल्टी चीजें हैं, हमारी ब्रेन की एक कैपेसिटी है ऑर्डर में लगाना। हम उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं, उल्टा पुल्टा नहीं करते ना हम। हमें पता है किसके बाद क्या करना है। तो ये एक ब्रेन की कैपेसिटी है। सब्जी बनाते, पहले सब्जी काटते हैं, फिर कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाते हैं, फिर तेल डालते हैं, फिर उसमें छौंक लगाते हैं। तो ये सीक्वेंस पता होना, ये हमारी ब्रेन की एक कैपेसिटी है। वो इससे तगड़ी हो जाती है कि जो सीक्वेंस में नहीं है, उल्टी पुल्टी चीजें रखी, उनको एक ऑर्डर में रखना है। ये बढ़ता है इस गेम से। फिर मैंने पहली वर्कशॉप में भी मल्टीलिंगुअल एक्सपोजर्स के बारे में बोला है कि एक ही चीज 2 लैंग्वेज में बोलनी। डबल चार्ट रखवाना है सामने, पहली वाली वर्कशॉप की वीडियो देख लीजिए। एक वर्ड बहुत लैंग्वेजेस में बोलना है। गेम खेलिए बच्चों के साथ। कैट है, मराठी में मांजर बोलते हैं, हिंदी में बिल्ली बोलते हैं, गुजराती है बिलाड़ी बोलते हैं, और भी लैंग्वेज में। फिर एक ही सेंटेंस 2 3 4 लैंग्वेजेस में बोलिए बच्चे के साथ।
एक ही साथ बच्चा एक से ज्यादा लैंग्वेज सीखेगा। ये एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंट एनहांसमेंट एक्टिविटी है। और लिंग्विस्टिक एक्सेलेंस, बच्चे को भाषा पे प्रभुत्व अगर आप दिलवा सकते हैं तो आप उसको दुनिया में बहुत बड़ा बना सकते हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट समझना है तो सबसे पहले उसकी भाषा समझ में आनी चाहिए। साइंस पढ़ना है, लेकिन अगर आप मराठी में साइंस पढ़ रहे हो तो आपको मराठी समझ में आनी चाहिए। इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश समझ में आनी चाहिए। तो ये आप गेम खेल सकते हैं। फिर एक पैराग्राफ है 4 लाइन का, उसको आप मराठी में लिखवाइए, इंग्लिश में लिखवाइए और हिंदी में लिखवाइए। कॉन्वर्सेशन है एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में, मल्टीलिंगुअल। एक स्टोरी लीजिए, आप अपनी चूहे बिल्ली की स्टोरी लीजिए या अपनी हेयर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी, कोई भी स्टोरी आप उसे स्टोरी को पहले मदर टंग में बोलिए, फिर उसे बोलना इंग्लिश में वही स्टोरी बोले। जो वर्ड उसको नहीं आता वो उसको बोल दीजिए, वो सीख जाएगा बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर 2 लैंग्वेजेस के सामने रखिए। अगर वो मराठी मीडियम का बच्चा है तो उसे पहले मराठी में वो न्यूज पढ़वाइए, फिर वही न्यूज उसको इंग्लिश में पढ़वाइए। तो अपने आप कई वर्ड सीख जाता है बच्चा, क्योंकि मैसेज तो सेम है। अब उसको मैसेज पता है, अब सिर्फ उसको वर्ड्स टैली करने कि मराठी में जब ये कहा है तो इंग्लिश में ये कहा है। उल्टा भी जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो उसके साथ साथ आप उसको मदर टंग देना चाहते हैं, पहले उसको इंग्लिश की छोटी सी न्यूज पढ़वाइए, 2 लाइन पढ़वाइए, फिर वही उसको मराठी में पढ़वाइए। दिस इज एन एक्सीलेंट वे टू मेक अ चाइल्ड वेरी वेरी स्मार्ट एंड हाई कॉग्निटिव। उनकी जो अलर्टनेस है ना बहुत बढ़ती है। फिर प्रोवर्ब्स, एक ही मीनिंग का प्रोवर्ब अलग अलग भाषा में। वर्ड लैडर्स बढ़िया गेम है। आप रेड से शुरू करते हो, हर वक्त एक लेटर चेंज करके आपको बो बनाना है। फाइनली आप समझो आप रेड है, उसका आप बेड बना दीजिए। रेड को एक ही एक एकदम में एक एक वर्ड चेंज करना है आपको। तो रेड से आप बेड बना सकते हैं। फिर क्या बना सकते हैं, बी आ गया। बी ब्यू है कि पता नहीं, ब्यू है और फिर बो है। एक एक लेटर आप बना सकते हो चेंज करके, या रेड से आप ओके। दिस इज द गेम। तो एकदम में एक लेटर चेंज करना है और आपको नया वर्ड बनाना है धीरे धीरे। फिर वर्ड वेब है। एक वर्ड लीजिए, स्कूल फॉर एग्जाम्पल, आपने स्कूल वर्ड ले लिया। स्कूल के अगर आप स्कूल बोलते हो तो आपको कौन सी चीजें याद आती है, बच्चे को बोलना है वेब बना दो। स्कूल है, फिर पीपल है, कौन से पीपल है स्कूल में, टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, फिर प्रिंसिपल है, क्लासरूम है, लैब है। तो वर्ड वेब मतलब एक वर्ड को लेके आप कितनी नेटवर्किंग कर सकते हो। इट इज अ बिग कनेक्टिविटी गेम। ये सारी गेम इंटेलेक्ट एनहांसर्स है। सारे गेम इंटेलेक्ट एनहांसर्स है, आपको बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट देते हैं ये सारे गेम्स आपको। और तीसरा जो है क्रॉसवर्ड, तो हमें पता ही है। इस तरह के वर्ड गेम्स आप दे सकते हो बच्चे को। फिर एक छोटी सी गेम है, दूधी ले लीजिए। दूधी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लौकी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। फिर जैसे को तैसा प्रोवर्ब है हिंदी में, मराठी में क्या बोलेंगे, धशास तसे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टिट फॉर टैट। गेम खेल सकते हो आप बच्चों के साथ, जितना वक्त गुजारोगे ना उतना उनको अच्छा लगता है। फिर लैंग्वेज दे रहे हो तो उनको टंग ट्विस्टर्स दे दो, बाय हार्टिंग के लिए बहुत ज्यादा है। मैं सुभाषित माला, कल से हमारी शार्पन योर ब्रेन एक्टिविटी कल से शुरू हो रही है, जिसमें मैं रोज एक उनको संस्कृत सुभाषित देने वाली हूँ बाय हार्ट को। तो जितना आप उनको टंग ट्विस्टर्स दे सकते हो, इफ सम ऑफ यू आर नॉट ऑन दैट ग्रुप, यू कैन ज्वाइन दैट एक्टिविटी।
लिसन एंड रिपीट बोल सकते हो, रीड एंड रिपीट ऑडिटरी विजुअल लर्नर्स को। साइंस में आप उनको मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स, फील्ड विजिट्स करा सकते हो, जिससे उनकी सब्जेक्ट लैंग्वेज एनहांस होती है। फिर फन विद नंबर्स, बहुत सारी चीजें, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो ये बिल्डिंग टेबल्स की गेम मैं आपको बोलती हूँ। 9 से एंड होने वाला कोई भी नंबर है, उसकी टेबल कैसे होगी? यूनिट्स प्लेस में होंगे 9876543210। 19 है, 29 है, जो भी 9 से एंड होने वाला है उसके यूनिट्स प्लेस में होगा 9876543210। और टेंस प्लेस में क्या होगा? 9 है तो ये 09 है, तो यहाँ पे होगा +1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 19 है तो यहाँ पे होगा +2। 29 है तो यहाँ पे होगा +3। तो कोई भी नंबर 9 से एंड होने वाला है तो उसकी टेबल 30 सेकेंड्स में बन सकती है। तो अभी आप 59 की टेबल कीजिए, ये स्लाइड पॉज करके, और फिर टैली कीजिए। 59 की टेबल यूनिट्स प्लेस होगी 9876543210। टेंस प्लेस में होगा +6। ये होगी टेबल। 30 सेकेंड्स में आपका बच्चा कोई भी 9 से एंड होने वाली टेबल, लेट देम फील द फन ऑफ लर्निंग मैथ्स। फिर ये 8 वाली टेबल ऑब्जर्व करिए, फिर ये 2 वाली टेबल ऑब्जर्व करिए, फिर ये 1 वाली टेबल ऑब्जर्व करिए। अपने आप पैटर्न्स ढूंढ सकते हैं आप। तो मैथ्स कैन बी फन। ऑब्जर्व कीजिए, पैटर्न्स ढूंढिए और खेलिए बच्चे के साथ। वैसे ही अलग अलग शेप्स आपको उनको इंट्रोड्यूस करना है। ज्योमेट्री है तो अलग अलग शेप्स आप उनके साथ गेम्स खेल सकते हो। अलग अलग आप उनको, ये सारे जो शेप्स है ना, आप तो बिल्कुल आपके घर में मिलते हैं। राउंड, ओवल, डिस्क, रॉड, सिलेंडर, कोन, कोन, क्वार्टर, क्यूब, स्लाइस, डायमंड, सेमी सर्कल, स्टार, स्टार, क्वार्टर, ये सारे शेप्स आपको घर में मिलते हैं। बच्चे को आप समोसा खिला रहे हो, बोलो देखो बेटा ये कौन है। क्रिएटिव ग्रूमिंग, उनको जितने ज्यादा आप क्रिएटिविटी करने में मदद करोगे उतना उनका इंटेलेक्ट इनहांस होता है। म्यूजिक, डांस, ड्रामेटिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, जितना दे सकते हो देने की कोशिश कीजिए। as much as you can give them। अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छा कल देना चाहते हैं, इफ यू विश टू गिव हिम अ गुड टुमारो, बी विद योर बंडल ऑफ जॉय इन क्रिएशन नॉट इमिटेशन। कॉपी नहीं करना है, नया क्रिएट करना है, तब वो कल सक्सेसफुल हो पाएगा। ये दुनिया क्रिएशन की है। इनोवेशन जो सालों साल हम करते आ रहे हैं वो नहीं, कुछ नया करना है, अप्लाई करना है, सिर्फ बाय हार्ट नहीं करना है। एंड पैशन, कुछ नया करना है, जो होते आ रहा है वो नहीं करना है। अगर आप अपने बच्चे को क्रिएशन, इनोवेशन, एप्लीकेशन, पैशन दे सकते हैं तो आप इनके लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं, और ये इस उम्र में शुरू होना बहुत बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज नेचुरल। घर में आप बड़ी आसानी से उनको काफी सारी चीजें दे सकते हो। सिंपल है, फन है, एक्सप्लोर, एंजॉय, लिव योर लाइफ अगेन। क्योंकि बच्चे 15-16 साल के बाद आपके नहीं रहते। पहले 15 साल वो आपके साथ है, उसके बाद में वो आपके साथ नहीं रहने वाले हैं। तो ये उनके साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको एक इमोशनल सिक्योरिटी, अब इस वर्कशॉप को आप पहले वाली वर्कशॉप के साथ जोड़ दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे को इमोशनल सिक्योरिटी देना, उसके साथ साथ घर में उसकी जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं उनको क्वाइटली ऑब्जर्व करना, उनको बदलने की कोशिश नहीं करना,
जो वो लेके आए हैं उसको कैसे मोड़ा जाए वो देखना। मेरी एक KYC करके सीरियल है, इन विच आई हैव टॉक्ड ऑफ स्टोरीज, नो योर चाइल्ड, KYC, in which I have put 24 stories. I will put that in the end screen, जिसमें छोटे छोटे इंसिडेंसेस है जिससे बच्चे की इंक्लिनेशन समझ में आती है और आप एक अच्छी पेरेंटिंग कैसे कर सकते हैं, उसको एक अच्छा एकेडमिक्स कैसे कर सकते हैं। द थीम ऑफ दिस होल वर्कशॉप इज you have to make your child happy and successful, both, not one. Thank you so much for joining in. If there is any query, you can ask. Okay. So we end this meeting. I will post the YouTube video on the groups. हॅलो मॅडम. Yes. हॅलो Yes. बोला. मॅडम, आवाज येतोय ना? हा हो, येतो. हा. मॅडम, छान झालं खूप सेशन, थँक्यू. आणि Welcome. 2 तास तुम्ही अगदी नॉन स्टॉप कंटिन्यू एवढं खूप छान माहिती दिली. म्हणजे आम्ही फक्त ऐकत होतो, पण तुम्ही 2 तास बोलत होतात. हो. म्हणजे म्हणजे एवढी सोपी गोष्ट नाहीये की 2 तास एवढं कंटिन्यू बोलून सगळी माहिती देणं. देणं. खूप चांगल्या गोष्टी कळल्या. हो. अं, समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा, जास्तीत जास्त चांगलं देण्याचा प्रयत्न करायचा मुलांचा, हो हो हो, की थँक्यू मॅडम. जेणेकरून नाही, पुढे थँक्यू. जाऊन त्यांना त्यांची योग्य ती लाईन मिळावी, ही माझी धडपड असते. हो की प्रत्येक हो, बरोबर. मुलाला त्याची अशी एक योग्य लाईन असते, ती त्याला मिळवून हो, देण्याचा प्रयत्न आपण या छोट्या छोट्या गोष्टीतनं करू शकतो. खरंय, बरोबर आहे. त्याच्यासाठी माझा हा सगळा विचार आहे आणि ते मांडण्याचा एक प्रयत्न आहे. हो. आणि बऱ्याचशा म्हणजे तुम्ही ज्या गोष्टी सांगितल्यात ना, बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही दैनंदिन याच्यामध्ये फेस करतो ऍक्च्युली. व्हेरी म्हणजे गुड, तुम्ही जे व्हेरी गुड. सांगितलं की म्हणजे मुलांच्या काहीतरी कंप्लेंट्स येणं, टीचरनी म्हणणं की हा वर्गात एका जागी बसत नाही किंवा हा वर्ग डिस्टर्ब करतो. ह्या गोष्टी आम्ही ऐकलेल्या आहेत टीचरकडून. बरोबर. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही त्याच्यावरती ज्या ट्रिक्स सांगितल्या, जे हा, सोल्युशन सांगितले की त्यांना त्यांच्या पद्धतीने शिकू द्या. करेक्ट करेक्ट. तर ते खरंच म्हणजे इम्प्लिमेंट करून बघायला काही हरकत नाही. म्हणजे तसं खूप जर बघितलं तर खूप कदाचित. महत्वाचं आहे आणि ते निसटतं खूप वेळा आपल्या नजरेतनं, हो, की आपल्याला वाटतं प्रत्येक मुलाने वर्गात बसून वही पेन घेऊनच शिकायला पाहिजे. तर प्रत्येक मूल नाही बरोबर. तसं शिकू शकत. मग तिकडे हो, पालकांना थोडीशी जास्त मेहनत घ्यावी लागते, पण त्या हो. मुलावरती तो ठप्पा नाही पडत, की त्याला अभ्यास येतच नाही, तो खरंय. हुशारच नाहीये. त्याला ज्या पद्धतीने येतं त्या पद्धतीने शिकवायची गरज आहे. ते न बरोबर. करता नाही. आपण लेबल लावून टाकतो, की हा अभ्यासात ढ आहे, त्याला येतच नाही, हा मस्तीखोरच आहे, याला लर्निंग हो. डेफिशियन्सीज आहे, डॉक्टरांकडे घेऊन जा. कशाचीच गरज नाही. खरंय, त्याला खरंय. ज्या भाषेत कळतं त्या भाषेत त्याला सांगणं खूप हो. गरजेचं असतं. ते तर ह्या आपला प्रयत्न महत्वाच्या टिप्स. असतो की आपण ज्या पद्धतीने शिकलो, की नाही म्हणजे वही पुस्तक घ्यायचं आणि तू लिहून काढायचं, वाचायचं. हा आपला प्रयत्न असतो, की तू असंच हो ना, बस हो ना. हां. ते पण ते ते नाही नाही होत. नाही हां. ना, प्रत्येक मूल तसं नसतं ना. म्हणजे त्याचा तर पिंड समजून घेऊन त्याला त्याच्या पिंडानुरूप आपण त्याला वळण देणं आणि त्याच्यातले जे गुण आहेत, त्या गुणाला पोषक अशा गोष्टी त्याला देणं. ते न बरोबर. बदलता त्याला त्याला आपण कसं खतपाणी घालू शकतो, ते बघणं हा मूळ हेतू आहे माझ्या या सगळ्या वर्कशॉप सिरीजचा. खरंय. खरं तर पालकांना पण जमणं अवघड आहे. म्हणजे आता आता आम्हाला जर ते इम्प्लिमेंट करायचं होतं, ते त्याचा पण आम्हाला आता अभ्यास करावा लागेल, की म्हणजे खरंच कसं करायचं इम्प्लिमेंट. हो, म्हणजे हो, आता आपल्याला विचार जे करायला ट्रॅडिशनल. लागेल. हां, नक्कीच, हां. बरोबर. नक्कीच. हां, तेच. चालेल. थँक यू मॅडम. Okay, yeah. Thank you. We will end the meeting.